11 महीना से हम लोग तो इसी में रह रहे हैं। शुरू करें। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल 2 अक्टूबर से गांधी बितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की, उसको करीब करीब अब 11 महीने हो गए। पिछले 11 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए अब मैंने करीब करीब समस्तीपुर की यात्रा पूरी कर ली है। अब 2 दिन और यहाँ रहेंगे। 20 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर चला जाऊंगा। यात्रा के दौरान समस्तीपुर को लेकर जो अनुभव रहे, जो यहाँ गांव पंचायत में देखा, वो आपसे साझा करेंगे। अभी 11 महीने का बिहार के स्तर पर जो हमारी समझ बनी, जो हमने देखा, वो आपसे साझा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का जो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कोई प्रश्न अगर होगा या बिहार की राजनीति को, तो उसका भी जवाब देंगे। तो मैं 10 मिनट 15 मिनट में अपनी बात पहले रख रहा हूं। आप और हम आज जिस जिले में बैठे हुए हैं, समस्तीपुर बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय करीब करीब 26,000 रुपए है, 25,956 रुपए, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपए। मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपए। तो देश का सबसे गरीब राज्य बिहार और बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर जो हमने देखा उस पर मैं आया हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 महीनों में हमने क्या देखा बिहार में। यहाँ बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ये बात तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं। जो बात हमने देखी समझी, उसके मुताबिक मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बिहार में आज बेरोजगारी और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के नजर में। नहीं है, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से मालूम है। बिल्कुल उसमें फर्क है। इस समस्या की गंभीरता का, इसके विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जो समझ है, जब आप गांव में जाते हैं तो आपको पता चलता है। उदाहरण के तौर पर आप पलायन को ले लें। जब हम लोग पलायन की चर्चा करते हैं तो ऐसा हम ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये गरीबों की समस्या है, जो मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पलायन इतनी बड़ी समस्या है बिहार में कि इससे शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो अछूता है। जो गरीब है वो तो मजदूरी करने के लिए जा ही रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर सुदृढ़ लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके भी बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर ही जाना है। तो जो परिवार की परिकल्पना है वो पलायन ने एक तरीके से ध्वस्त कर दी है। मैं 11 महीने से पैदल चल रहा हूं, तो गाहे बगाहे लोग बताते हैं कि भाई परिवार घर छोड़कर ये 11 महीने से पैदल चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है। जो परिवार में पुरुष है, जो कमाने वाले उम्र में व्यक्ति है, उसको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है, चाहे आप मध्यम वर्गीय परिवार के हों या गरीब परिवार के हैं। और जितने लोग पलायन कर रहे हैं गरीब परिवार से, वो एवरेज औसतन 12 से 15,000 रुपया ही महीना के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी नौकरी करने जा रहे हैं। और घर पर लोग बता रहे हैं कि 6 से 8,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से लोग भेज पाते हैं। इसी तरीके से बेरोजगारी जो है, ये भी सिर्फ गरीबों की समस्या यहाँ नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो किसान है, जिनके पास जमीन है, उनके पास भी इतनी बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनके लिए भी अपने बच्चों की रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन ये ऐसा मुद्दा है जो शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो इससे अछूता हो। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के लोगों के, हर वर्ग के लोगों ने जो बात करी, वो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। विद्यालयों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर है। ये तो ज्यादातर आप लोग रोज लिखते ही हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपने आप कैसे परफेक्ट ट्रेडिंग कर सकता है जबकि आप अपना काम कर रहे हैं? तो इस वीडियो समाज में लोगों की एक समझ बन गई है कि भाई सरकारी विद्यालय, जहां
थोड़ा बहुत पढ़ाई अगर हो भी रहा है, वहां भी लोग जानते हैं सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई होगा ही नहीं। किसी भी गांव, पंचायत, प्रखंड में चले जाइए, लोग पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थाओं पर निर्भर हैं। ज्यादातर जो कोचिंग संस्था चल रहा है वो नौकरी के लिए कोचिंग संस्था नहीं है, वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का परीक्षा पास करने के लिए लोग कोचिंग संस्थाओं में अपने बच्चों को रख रहे हैं। जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के लिए तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आर्थिक तौर पे सुदृढ़ है वो अपने बच्चों को या तो कोचिंग में पढ़ा रहा है या प्राइवेट में पढ़ा रहा है। एक जो बड़ी बात देखने को मिली कि एक बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चे, सिर्फ नामांकन उन्होंने करा रखा है सरकारी विद्यालयों में, वहां से मिलने वाले कुछ लाभ के लिए, पढ़ाई के लिए वो दूसरे जगह जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये सीधे सीधे शिक्षकों की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं आपको ये भी कैमरे पर बता रहा हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता में जो कमी आई है वो समस्या का एक महत्वपूर्ण बस छोटा पहलू है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो खराब हो गई, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। इसका उदाहरण ये है कि कॉलेज में, बिहार के कॉलेज में तो कोई शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है। वहां पर बिल्डिंग है, मैदान है, 10,000, 15,000 बच्चों ने नामांकन करा रखा है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। इसके मूल में जो बात समझ में आती है, हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में समता मूलक शिक्षा नीति के चक्कर में, जिसमें यह प्रयास किया गया कि हर गांव, हर पंचायत में विद्यालय खोल दिया जाए, उसका नतीजा ये हुआ कि ना विद्यालय की बिल्डिंग पर आपने ध्यान दिया, ना शिक्षकों की गुणवत्ता पर, ना या वहां पर संसाधन का। कुल मिलाजुला कर ये हुआ कि जहां पर विद्यालय है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर शिक्षक है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। विद्यालयों में बिहार में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और यही एक वजह है कि बिहार से आप इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार या मजदूरों की संख्या देख रहे हैं। मेरी समझ से जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जी के 17-18 साल के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, नहर में पानी नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन जाए, शायद वहां नहर में पानी आ जाए, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन कल होकर एक अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो 2 पीढ़ी जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है। इतनी बड़ी त्रासदी है बिहार के लिए। तीसरी बड़ी जो समस्या जो सर्वव्यापी है यहाँ, वो है किसानों की, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, हर जगह के लोग खेती किसानी करते हैं। किसानों की दशा यह है कि चलते हुए लोग बोलचाल की भाषा में जो बताते हैं कि पहले बिहार में जो किसान था वो छोटा किसान भी अगर खेती होती करता था, 5 बरस मेहनत किया, सतुआ खाया, पेट काटा तो 1-2 कट्ठा जमीन खरीदता था। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में, किसान के घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई दूसरा बिजनेस व्यापार नहीं है, तो हर 5 बरस में आपके घर में अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, बेटी की शादी लग जाए, तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। इसकी वजह जो समझ में आ रही है, बिहार में किसानों की दुर्दशा इतनी है क्यों? उसके 3 फंडामेंटल महत्वपूर्ण वजह समझ में आ रहा है। पहला है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार शायद देश के एकमात्र गिने चुने राज्यों में है जहां भूमि सुधार की दिशा में पिछले 75 साल में कोई काम नहीं किया गया है। नतीजा ये हुआ है कि देश में सबसे ज्यादा भूमिहीनों की संख्या बिहार में है। ये आंकड़ा आप याद रखिए, बिहार में 60%, मतलब 100 में 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। समस्तीपुर के लिए ये आंकड़ा है 61.5%, मतलब 100 में 61.5%, 61-62 लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं। जो बाकी 40 लोग बच गए जिनके पास जमीन है, उनका अगर लैंड होल्डिंग का आप आंकड़ा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 40 में से 35 लोग 2 बीघे से कम के मालिक हैं। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये खेती कमाने के लिए नहीं करते हैं,
अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब खाने वाली खेती। आप खेत से उतना ही पैदा कर पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। सरकारी आंकड़ा ये बता रहा है कि बिहार में सिर्फ 3 से 4% किसान ही खेती से इफेक्टिवली कमाई कर पा रहे हैं। बाकी लोग खेती के जरिए अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। दूसरी जो बड़ी समस्या समझ में आ रही है वो है जल संसाधन की, जल प्रबंधन बल्कि उसको कह लीजिए। बाढ़ की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, ये तो सब लोग जानते हैं। आधे से ज्यादा कृषि योग्य भूमि बिहार में बाढ़ प्रभावित है। इसकी चर्चा भी होती है, बिहार में बच्चा बच्चा इसको जानता है। लेकिन समस्या का दूसरा पहलू ये है कि जो जमीन बाढ़ प्रभावित नहीं है उसमें ज्यादातर हिस्सा या तो सूखे से प्रभावित है या जल जमाव से प्रभावित है। अब आपका उदाहरण दे देते हैं समस्तीपुर का। समस्तीपुर में 94 पंचायत ऐसे हैं, 94, करीब करीब 1/3 पंचायतों में बाढ़ की समस्या नहीं है, जल जमाव की समस्या है। दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पास नहीं होगा। ये आपके पास कब आएगा? 5 साल बाद। लेकिन मेरे लाखों स्टूडेंट इस ऑप्शन को यूज करके घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। तो मैं को पायलट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। ये एक ऐसा एआई टूल है जिसे अगर आपने हजारों एकड़ जमीन समस्तीपुर में एक बार पानी लग गया तो वहां से वो निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन को लेकर सिर्फ बाढ़ की मार नहीं है, बाढ़, सूखा और जल जमाव, ये तीनों का जो असर है कि शायद ही कोई किसान बचा है जिसके पास जल के संसाधन को लेकर उसको परेशानी ना हो। एक और आंकड़ा याद कर लीजिए, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि 10% से कम हो गई है। पहले के जो नलकूप थे, जो पहले के नहर थे, वो रख रखाव के अभाव में खराब हो गए, बंद हो गए। तो 10 बरस पहले अगर 2014 में 2013-14 में 100 में अगर 80 एकड़, मान ली 100 एकड़ अगर जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज घट के वो 90 रह गई है। और तीसरी जो किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है, इन सब के बाद जो यहाँ फसल पैदा होता है उस किसानों को उचित दाम नहीं उसका मिलता है। एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में जो उपज होती है, किसानों को अपने उपज के दाम न मिलने की वजह से हर साल, इसको भी याद रखिएगा, कोई दूसरा आपको बताएगा नहीं, हर साल किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जमीन की परेशानी है, पानी, बाढ़, सबकी समस्या है, सब के बावजूद जो आप यहाँ किसान पैदा कर रहा है उसका दाम सही नहीं मिलने की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं। मान लीजिए कि धान यहाँ हुआ, धान यहाँ पर लोगों ने 1300-1400 रुपए औसतन अपने पिछले साल बेचा है, जबकि धान की कीमत कितनी थी? 2030 रुपए। तो ये जो नुकसान है, आपको लगता है कि ये सिर्फ बिहार में, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है। तो पिछले 10 साल का आंकड़ा मैंने निकलवाया, पिछले 10 वर्ष में धान के केस में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। और गेहूं के लिए वो प्रतिशत है 1% गेहूं और 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। पंजाब के लिए आंकड़ा है 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो ऐसा नहीं है कि किसान पंजाब में बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो वहां ज्यादा पैदा भी कर रहा है और जो पैदा कर रहा है उसको उसका दाम भी मिल रहा है। ये तीन जो सर्वव्यापी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, इसके बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं बिहार में, उस पर मैं आपको आंखों देखा हाल जो मैंने है वो बता रहा हूं। पहली सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लोगों को 5 किलो लाभार्थियों को अनाज हर महीने मिलने हैं। मैं बिल्कुल दावे से कैमरे पर कह रहा हूं कि किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि प्रखंड और जिला के स्तर पर
15,000 से 25,000 क्विंटल जो गरीबों के लिए अनाज आ रहा है, इसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर हर महीने पैसा ले रहे हैं। और इसी वजह से इस लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। कैमरे पर एक और बात बता रहा हूं आपको, इस 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल के घूस में ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 8 रुपया प्रति क्विंटल का अपना हिस्सा है। ज्यादातर चुने हुए विधायक भी 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल हर महीने इस योजना से पैसा ले रहे हैं। जो दूसरी बड़ी योजना है आपके समस्तीपुर को अन्य कई जिलों के तरह 2019 में ओडीएफ घोषित कर दिया गया, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि सबको शौचालय बन गया, खुले में शौच रुक गई। मैं करीब 3500 गांव में अभी पैदल गया हूं और दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांव की सच्चाई है, इंक्लूडिंग समस्तीपुर। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि आप नाक पर गमछा बांधे बगैर बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर हुआ यह है कि शौचालय बनाने के लिए 2000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया है। इसमें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत नहीं है। लोग बताते हैं कि जो अधिकारी थे या हैं, उन्होंने 2000 रुपए प्रति शौचालय पैसा लिया और शौचालय के लिए 12,000 रुपए आपको दे दिया। आपने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत अभी 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलने की बात है। ज्यादातर जगहों पर इसके लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है। जो लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है वो ज्यादातर लोग पुराने लाभार्थी हैं जिनको 20-30,000 रुपया पहले कभी मिला था। अभी 1,40,000 रुपया जिनको मिलना है, इन सारे लाभार्थियों को 20,000 रुपए से लेकर 35-40,000 रुपया तक घूस देना है, तभी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे, कई पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी लाभार्थियों को 20,000 रुपया जो अधिकारियों का शेयर है वो तो आपको देना ही देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींच कर आगे भेजने के लिए 2,000 रुपया, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। कई जगहों पर तो हमने ये देखा कि लोग बता रहे हैं कि घूस देने के लिए अच्छे खासे लोग मनी लेंडिंग का काम कर रहे हैं कि उनसे पैसा लीजिए, इंदिरा आवास के लिए घूस दीजिए और जब इंदिरा आवास का पैसा मिल जाएगा तो सूद सहित वो पैसा वापस कर दीजिएगा। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इंदिरा आवास योजना में घूस देने के लिए लोग पैसा कर्ज पर दे रहे हैं और उससे सूद कमा रहे हैं। चौथी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की। मैं जब बिहार में आया था चलने तो मेरी अपनी सोच थी कि चूंकि यहाँ बेरोजगारी गरीबी इतनी है कि हर गांव पंचायत में हमको मनरेगा का काम दिखेगा। तो अभी तक हमको 11 महीने में मनरेगा के सक्रिय मजदूर कहीं दिखे ही नहीं। लोग रास्ते में चलते हुए जरूर ये बताते हैं कि ये पेड़ भैया मनरेगा में लगाया गया है या कोई मिट्टी उट्टी भरी गई है, पंचायत भवन आंगनबाड़ी सेंटर में मजदूर मनरेगा के फंड से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मनरेगा के सक्रिय काम करते हुए मजदूर अभी हमको 11 महीना में नहीं दिखे। इसको अगर आंकड़ों में हमने देखा तो उसको वो भी दिख रहा है। वहां पर पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर केंद्र सरकार से मनरेगा के लिए 100 रुपया बिहार को मिल सकता था तो 60-61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए। हम लोग इतने यहाँ निकृष्ट हैं कि 60 रुपया हम लोग लेकर ही नहीं आए। जब ये उस राज्य की दशा है जहां लोग 10,000 रुपए के लिए मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर जा रहे हैं, वहां पर मनरेगा का 60 रुपया 100 में हम लोगों ने सरेंडर कर दिया दिल्ली में। और जो 40 रुपए आया उसमें मनरेगा में पीसी का दर है 40 से 50%। मतलब उस 40 रुपया में भी 16 रुपए से 20 रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो मनरेगा का भी करीब करीब ये स्कीम पब्लिक के लिए जमीन पर बंद ही है। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जो हमने देखा। इसके बाद जो राज्य सरकार की 4-5 बड़ी योजनाएं हैं उसका आंखों देखा आपको बता रहे हैं कि राज्य सरकार की एक सबसे बड़ी योजना है पेपर पे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता, मासिक भत्ता देने की। 2015 में ये योजना बनाई गई थी। 7 निश्चय का ये पहला निश्चय था कि 18 साल से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को प्रति माह 1,000 रुपया सरकार की ओर से मिलेगा।
अभी तक इसका मुझे ना कोई लाभार्थी मिला, ना ये योजना शुरू हुई, ना कोई इसके बारे में जानता है, ना कोई इसके बारे में बात करता है। पत्रकार बंधु लोग भी इस पर कोई सवाल भी नहीं करते। सर आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से मिनिमम 7 आवर्स टू 9 आवर्स आपको सोना है। अब ये जो सोने की टाइमिंग है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी पूरे मेटाबॉलिक क्लॉक में। मेरा मानना ये है कि आपको 11 बजे से पहले पहले सो जाना है। 10 साढ़े 10 पौने 11 आप सो जाओ ताकि आप अल्फा से थीटा बीटा स्लीप। दूसरी जो बड़ी योजना थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना। चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि बनाते समय हम खुद 15 में उसमें शामिल थे। 2015 में यह परिकल्पना की गई कि 12वीं के बाद जो लोग मजदूरी करने जाते हैं वो मजदूरी न करके पढ़ाई करें, इसके लिए उनके परिवार से उनको पैसा ना लेना पड़े, तो बैंक उनको सस्ते दर पर पैसा दे दे। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनी। उस समय का अनुमान था कि 1,25,00,000 बच्चों को बिहार में इसका लाभ मिलेगा। अगर योजना लागू हो गई होती तो किसी भी परिवार को 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। आप अपने बच्चे को बैंक से के पैसे से पढ़ा सकते थे। पढ़ने के बाद वो बच्चा पैसा 15 साल 20 साल में वापस कर पाता। अभी तक बिहार सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि 9 वर्ष में 10 लाख बच्चों को भी इसका लाभ नहीं मिला है। जिनको लाभ मिला है वो भी करीब करीब इस योजना को भूल चुके हैं। इसकी भी चर्चा कहीं नहीं है, करीब करीब ठंडे बस्ते में ही है। एक योजना जिसकी चर्चा आप लोग रोज करते हैं वो है नल जल की योजना। 2015 में अनुमान लगाया गया। 2015 में पहले मैं आपको बता दूं सिर्फ 3% बिहार के घरों में नल से या कल से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। 3%। इसलिए वो योजना बनाई गई कि नहीं, हर घर में नल से पानी पहुंचे। योजना का उस समय बजट था 25,000 करोड़ रुपया। 5 साल में यह तय किया गया था कि हर घर में नल से पानी पहुंचाने में 25,000 करोड़ रुपया लगेगा। योजना जमीन पर लागू भी की गई, आप लोग देख रहे हैं। सरकार का दावा है कि 99% योजना बना दी गई है और 2/3 से ज्यादा 75% से ज्यादा योजना चल रही है। उनके वेबसाइट पे अभी दिख रहा है। जमीन पर जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 से ज्यादा योजना काम नहीं कर रही है। जिलों में अलग अलग आंकड़ा है। पश्चिम चंपारण, शिवहर जैसे जगहों पे तो 90% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। समस्तीपुर में मेरा अनुमान है कि 75% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो वो ठीक से बना नहीं, या बना तो फिर चला नहीं, रख रखाव के अभाव में बंद हो गया। एक जो बड़ी समस्या है नल जल योजना की जमीनी मालिकाना हक को लेकर, जो सबसे बड़ी समस्या है नल जल योजना को लेकर, जिस पर चर्चा कम होती है, कि जिस जमीन पर वो योजना बनी हुई है उस समय ज्यादातर जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने अपने जमीन या अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों के जमीन पर ये बनवा दिया। जिनके जमीन पर ये योजना बनी उनके दिमाग में ऐसी बात थी कि आगे हमको सरकारी नौकरी के तहत 6,000-8,000 रुपया हर महीना मिलेगा। अब यह योजना में घोटाला हुआ तो ज्यादातर 90% वार्ड सदस्य अपना चुनाव हार गए। नए वार्ड सदस्य आए हैं तो उनके पास अब उसका कोई मालिकाना हक ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर जो पुराने वार्ड सदस्य है उन्होंने इसकी मलकियत वापस उनको दी नहीं। कई जगहों पर तो लोग हमको ऐसे मिले जो बाजाबता नल जल योजना का पानी का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके जमीन पर लगा हुआ है योजना तो आप अपने यहाँ पंप चलाकर शादी विवाह में टैंकर का पानी भरकर उससे पैसा कमा रहे हैं। तो ये नल जल योजना की स्थिति है। एक चौथी और जो बड़ी योजना थी जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वो है नाली गली पक्कीकरण योजना। 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना नल जल योजना नहीं थी। उस समय नालियों और गलियों के पक्कीकरण को सबसे बड़ी योजना माना गया था। उसका बजट था 80,000 करोड़ रुपया। 2015 से 5 वर्ष में बिहार सरकार को 80,000 करोड़ रुपया खर्च करना था ताकि बिहार के हर घर के नाल से निकलने वाली नाली का पक्कीकरण किया जाए, उसको गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाए ताकि पानी को बाहर निकालकर उसका निस्तारण किया जाएगा। 3,500 गांव में जाने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि किसी के घर के नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया है, उसकी तो बात ही नहीं है। गांव में सड़कों के किनारे इस योजना के तहत बड़े नाले जरूर बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उन नालों को घर के नालियों से नहीं जोड़ा गया या उन नालों से पानी को निकालकर बाहर निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये जो नाले हैं ये आज के तारीख में कूड़ेदान के स्वरूप इन्होंने ले लिया है। इसके बाद जो 2 क्षेत्र है जहां सुधार दिखा, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, एक है बिजली और दूसरा है सड़क।
बिजली निश्चित तौर पर जहां पर भी हम लोग गए, चाहे वो बड़ा गांव था, छोटा गांव है, टोला है, हर जगह बिजली आ गई है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिजली को लेकर जो लोग समस्या बता रहे हैं वो है बिजली के गलत और बड़े बिल का आना। जो कटिहार बरसोई में गोली कांड हुआ है, ये हम लोग पिछले 8-9 महीने से जब मैं पैदल चल रहा हूं, हर प्रेस वार्ता में बता रहा हूं कि आने वाले समय में बिजली के बिल को लेकर बड़ा सामाजिक राजनीतिक परेशानी लोगों को सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि हर गांव में 40-50 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बताते हैं कि उनका बिजली का बिल उनके समझ से गलत आया है। एक बार बिल आपका गलत आ गया, 6,000, 8,000, 10,000, 50,000, कई जगह तो लोग 60-70 हजार का भी बिल दिखाते हैं। एक बार बिल गलत आ गया तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप DCLR के ऑफिस में जाइए या लोक अदालतों का चक्कर लगाते रहिए। कई लोग हमको ऐसे मिले जिन पर फौजदारी का मुकदमा हो गया है, लोग अपना घर परिवार छोड़कर, गांव छोड़कर भाग के रह रहे हैं। तो बिजली के बिल की लेकर ये समस्या आज और आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। एक जो सड़क की बात है, बिल्कुल राष्ट्रीय और राजकीय राज्य मार्ग में सुधार दिखा है। नेशनल और स्टेट हाईवे पहले के मुकाबले बिहार में अच्छा हर जगह दिखा, लेकिन जो ग्रामीण सड़क की हालत है, चाहे वो पंचायती राज सड़क हो, ग्रामीण कार्य विभाग REO जिसको आप लोग कहते हैं REO की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, उन सारे सड़कों की हालत करीब करीब लोग बताते हैं वही है जो लालू जी के राज में होती थी। तो ग्रामीण सड़कों की हालत वैसी ही है, बिल्कुल बदहाल है, लेकिन राजकीय और राष्ट्रीय मार्ग जरूर सुधर गए हैं। दो उद्योग जो पूरे बिहार में बढ़िया फल, लोग बताते हैं ये फैक्ट्री बंद हो गई, वो फैक्ट्री बंद हो गई। आपके समस्तीपुर में भी लोग बता रहे हैं चीनी मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, और ये करीब करीब हर जिले की ये समस्या है। दो उद्योग जो फल फूल रहे हैं, बड़ी मजबूती से चल रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां हर गांव में 2, 4, 5 लड़का शराब का अवैध कारोबार करता हुआ या बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोग आपको हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में मिलेंगे। अगर बिहार में मुझे लगता है कि 10 ट्रक चल रहा है तो उसमें 4-5 ट्रक सिर्फ बालू के अवैध खनन और ढुलाई से जुड़े हुए ट्रक है। अगर गांव प्रखंड के स्तर पर 10, 20, 25 बच्चे कुछ रोजी रोजगार कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे या तो शराब या बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए। 3 शब्द जो सबसे ज्यादा 11 महीने में हम लोगों ने सुने वो है भ्रष्टाचार, अफसरशाही और PC। भ्रष्टाचार से परेशान जनता, जहां पर भी चले जाइए लोग यही बताते हैं कि कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे आपको दाखिल खारिज कराना है, रसीद कटाना है, थाना में FIR करना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि बिना पैसा दिए हुए आप बिहार में करा सकते हैं। और ये बात सिर्फ सामान्य नागरिकों के लिए नहीं है, अगर आप अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी पैसा देना है, बिना पैसा दिए हुए काम होगा नहीं। दूसरी जो बात लोग बता रहे हैं, अफसरशाही से परेशानी, जहां पर भी जाइए पत्रकार, जनप्रतिनिधि, समाज के प्रबुद्ध लोग, वो सब बता रहे हैं कि बिहार में अफसरों का राज है। एक तरीके से बिहार में अफसरों का जंगल राज है। बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज जो राज चल रहा है ये अफसरशाही इतनी ज्यादा है, अफसरों की मनमानी इतनी है कि इसको अफसरों का जंगल राज कहें तो ज्यादा उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे रास्ते चलते हुए लोग यही बताते हैं, भैया अफसर का जो मन होगा वही होगा, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तीसरा जो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो PC। ये शब्द हम 5-7 साल पहले बिहार आए थे तो हम नहीं सुनते थे, ये नया शब्द है, दलाली का नया शब्द। चाहे योजना केंद्र सरकार की हो कि राज्य सरकार की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से लेके 50% तक पैसा काटा जाना, जिसको हम लोग PC कहते हैं, आपको देना ही देना है। तो ये 3 शब्द हर गांव में, हर वर्ग में सर्वव्यापी सुने जाने वाले शब्द है। मेरा अभी तक का अनुभव ये रहा है, मैंने लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ पर कोई कमेंट नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। अगर हो तो मैं बताऊं कि अच्छा है कि खराब है, क्या देखा क्या नहीं देखा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग यहाँ पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर और
अनुमंडल और जिले के स्तर पर आप प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पर आप निर्भर हैं। चूंकि मैं जिले के अस्पताल में गया नहीं हूं, अनुमंडल ब्लॉक के अस्पताल में गया नहीं हूं, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन गांव और पंचायत के स्तर पर जो पीएचसी, सब सेंटर, पीएचसी और रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए, वो कहीं पर भी हमको अभी तक दिखा नहीं है कि भैया ये सब सेंटर है जहां डॉक्टर बैठे हुए हैं, 10, 20, 50 रोगी है, दवा बट रहा है, ऐसा दिखा नहीं। दूसरी जो बात जिस पर मैंने टीका टिप्पणी नहीं की है वो है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उस पर तो आप लोग खुद ही लिख रहे हैं। बिहार में और कुछ चर्चा हो चाहे नहीं, हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करता है। जब ये महागठबंधन, जब हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो लोग दबे जुबान में ये आशंका व्यक्त करते थे कि अब देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, कहीं ऐसा लोगों के मन में डर था। फरवरी मार्च में मैं सिवान में पहुंचा, उसके बाद से रोजाना मुझे कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना के बारे में लोग बता रहे हैं। तो धीरे धीरे 6 महीना में जो लोगों का डर था इस सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता, बदतर होता दिख रहा है। अभी आप ही के जिले में जो दरोगा की हत्या हुई है 2 दिन पहले, उसका एक एग्जाम्पल है। अभी मेरे पास एकदम लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब पिछली बार हम लोगों ने काउंट किया है तो इस साल अकेले करीब 18 मुखिया लोगों की हत्या हुई है और करीब करीब 7 चुने हुए सरपंच मारे गए हैं। बाकी जनरल मार पीट, डकैती, अपहरण, उसका तो कोई आंकड़ा मैं आपसे साझा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को हमसे बेहतर जानकारी है। ये अभी तक का मेरा अनुभव रहा। अब अगर आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के स्टॉक एक्सचेंज में 7,500 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, जिन्हें अपने बोर्ड के कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटाबेस में एक्रेडिटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट होती है और वहीं से लिस्टेड कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करती हैं। अब सवाल ये है कि आप उस लिस्ट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम क्लियर करना होगा, जिससे ये पता चलता है देखिए, विपक्षी एकता को लेकर मैंने कई बार टीका टिप्पणी पहले भी की है। पहले तो आप ये समझिए कि नेताओं के साथ में बैठने से, चाय पीने से, डिनर करने से, खाना खाने से, पत्रकारों को संबोधित करने से कोई एकता होती नहीं है। 10 साल तक हमने वो काम किया है। सिर्फ लोगों के मिलने से एकता नहीं होगी। दूसरी बात, अगर एकता हो भी जाए नेताओं के बीच में तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका चुनाव परिणाम पर कोई असर होगा। ये लोगों का भ्रम है कि सिर्फ दलों और नेताओं के साथ में आने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल या बहुत बड़ी कोई घटना हो जाएगी। कई बार आप लोग ये उदाहरण देते हैं कि 77 में भी विपक्षी एकता हुई और जिससे इंदिरा जी को हराया गया, तो आपका ये भ्रम है। 77 से पहले अगर इमरजेंसी लागू नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो चाहे जितने दल एक साथ आ जाए उसका कोई असर होने वाला नहीं है। आपने फिर वही चीज देखी 1989 में, जब बीपी सिंह के नेतृत्व में सारे विपक्षी दल एक साथ हुए और उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हराया। लेकिन दल बाद में एक हुए। पहले बोफोर्स मुद्दा था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, उस पर पूरा देश का जनमानस उद्वेलित हुआ, वो साथ में आया। तब उसके पीछे अगर दल साथ में आ जाए, नीचे जमीन पर काम हो, तब उसका असर पड़ सकता है। तो जो विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है वो ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन उसका चुनाव पर कितना परिणाम पड़ेगा ये इस पर निर्भर है कि जो एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो उसके भागीदार लोग हैं वो किस मुद्दे पर जनता के पास जाते हैं। वो सिर्फ कौन चेहरा लेकर जाते हैं ये भी जरूरी नहीं है। कई बार पत्रकारों को ये भी आप लोग यही सवाल पूछते हैं कि इसका नेता कौन है। कई बार जब अगर आप सही आंदोलन करेंगे, सही कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो चेहरा अपने आप निकल आएगा। 1977 में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। ऐसा तो है नहीं कि 77 का चुनाव मोरारजी देसाई को पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर करके लड़ा गया। बीपी सिंह जी को भी कोई प्रधानमंत्री का फेस बनाकर डिक्लेयर करके नहीं लड़ा गया। ये आपको उदाहरण आते हैं। ठीक, एकता सिर्फ पार्टियों और नेताओं के साथ बैठने से नहीं, लेकिन अगर समाज के स्तर पर कोई मुद्दा जो जनमानस को उद्वेलित करे, उनके इमेजिनेशन को कैप्चर करे, उस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे, तब इन पार्टियों की जो ताकत है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उसका कुछ असर हो सकता है।
जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं, उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है, न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है, वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी, तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एको एमपी नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा? 10 वर्ष से एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था, और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है, उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है, ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा? 10 वर्ष से मोदी जी हैं ना प्रधानमंत्री भाई, तो आप जरा बता दीजिए कि समस्तीपुर में कौन उद्योग खुल गया है, कि समस्तीपुर में कौन सी राष्ट्र की, देश के स्तर से ऐसा काम किया गया जिससे कि समस्तीपुर के या बिहार के बच्चों के, बिहार के लोगों की जिंदगी सुधरी है? तो ये तो बेमानी चर्चा है। बिहार की जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं, तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है, ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए, मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वो विकल्प कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन उसको लीड करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन बिहार का जनमानस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो तीनों बड़े दल हैं उनसे विमुख हो चुका है, फॉर्मेशन से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किसी भी मानक पर, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आर्थिक तरक्की हो, किसी भी मानक पर बेहतर नहीं हुई है। भैया लॉ एंड ऑर्डर को मैंने अभी आपको बताया कि हमारा क्या कहना ये महत्व नहीं रखता है। मैं पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं, मैंने जो आपको अपना अनुभव साझा किया, जो मैंने देखा या लोगों ने मुझे बताया, मैं वो साझा कर रहा हूं। अब आप मेरा वक्तव्य अगर पूछेंगे तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमेशा से बिहार में ये सोच रही है कि जब भी आरजेडी के लोग सरकार के फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता है। और ये आज से नहीं, हम लोग पिछले 30-32 साल में हम लोगों ने देखा है। जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों का जंगल राज इसको कहा ही जाता था। हम लोग भी बिहार में जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, लोग भागते थे। तो जब भी आरजेडी सरकार का हिस्सा रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भाजपा के साथ भी जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। क्यों बिगड़ रहा था?
उसकी एक प्रमुख वजह मेरी समझ से ये बिहार की शराबबंदी है। शराबबंदी लागू होने की वजह से हुआ यह है कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उसको रोकने, उसको उससे कमाने, उसको छिपाने और उसको दिखाने में लगा हुआ है। जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की उनकी ड्यूटी थी वो काम वो कर ही नहीं रहे। आप जेल में चले जाइए, आज आधे से ज्यादा लोग शराब के जुड़े हुए मामलों में हिरासत में है। जो केस डायरी लिख रहा है, थाना में अगर 10 आदमी काम करने वाला है तो 8 आदमी तो शराब के मामलों से ही जूझ रहा है। तो एक सरकार का बड़ा तंत्र शराबबंदी की वजह से उसमें लग गया, उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरा, चूंकि शराब बंद है कागज पे, दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गांव गांव में छोटे छोटे शराब के अवैध कारोबारी नए लड़के बन गए। मोटरसाइकिल, कट्टा, 4 बोतल का शराब का इधर का उधर करना, 2-2.5 हजार रुपए की कमाई होना। तीसरा पहलू यह है कि जिसके पास शराब नहीं मिल रहा है वो अलग अलग तरीके का नशा कर रहा है, स्मैक खा रहा है या कुछ लोकल जो भी खा रहा हो गलत। मान लो किसी के मोबाइल में 2-7 इकट्ठे आ रहा हूँ, ठीक है, तो ज्वाइंट पेन देता है। 7-2 इकट्ठे आ रहा हूँ तो भी ज्वाइंट पेन देता है, 2-7 या 7-2 प्रॉब्लम। अब मेरे पास थोड़ी देर पहले कोई मेरे जानकारी आई, वो कहती कि अंकित जी तुम बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हो, लेकिन हम क्या करें। मैंने कहा ये बात भी सही है। मैंने कहा अच्छा अपने बच्चे का नंबर दिखाओ, उसकी शादी पक्की हुई है ना। उसने दिखाया, उसके ग्रेड में आ रहा था 16। तो 16 मैंने देखा तो मैंने बोला ये आप चाहते हो आपका लड़का मैरिड हो जाए? हाँ। मैंने कहा बड़े टाइम बाद मैरिज हो रही है, सही बताना। हाँ। मैंने बोला इसकी शादी टिकेगी? बोले तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो। मैंने बोला अब तो कह दी। तो वैसे रिश्तेदारों को या जिस भी जानकार है मैं बोलता नहीं हूँ जनरली, बट उन्होंने पूछा तो मैंने बोल दिया। यू विल नॉट बिलीव, थोड़े दिन में वो रिश्ता टूट गया। शादी नहीं चढ़ी थी, रिश्ता टूट गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नंबर तो अपना काम कर ही देंगे। जैसे दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज न्यूमरोलॉजी। मतलब बहुत ही ज्यादा वो एक साइंस के ऊपर चल रही है। मतलब वो इतनी ज्यादा, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस ही है, न्यूमरोलॉजी भी साइंस ही है, बट न्यूमरोलॉजी इतनी ज्यादा साइंस के ऊपर बेस्ड है ना कि आप आग में अगर हाथ डाल दोगे ना तो वो आग आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। तो 1-6 कॉम्बिनेशन जो है वो आपको ये सब इश्यूज देता है, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम लाएगा, आपकी इनकम नहीं बढ़ने देगा। तो क्या कहीं आप भी मोबाइल नंबर के पैटर्न्स के और चीज, उसका नतीजा ये हुआ कि उसको 5,000 रुपए के लिए भी जाकर वो डकैती कर रहा है, क्राइम कर रहा है। तो शराबबंदी एक गेम बड़ा वजह है मेरी समझ से। 2016 के पहले और 2016 जब शराबबंदी लागू हुआ तब इन दोनों के बीच के आंकड़ों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 के बाद से स्थिति तेजी से बिगड़ी है। और उसका एक ही वजह समझ में आता है, शराबबंदी। और दूसरा एक नया फिर शिफ्ट आया जब पिछले साल महागठबंधन बन गया। जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी? सर एक और सवाल है प्रशांत जी, एक और सवाल है। 11 महीने की आपकी पदयात्रा रही, प्रशांत पीके के बाद दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखा, किसी भी जिले में नहीं दिख रहा है। क्योंकि पदयात्रा मैं कर रहा हूं तो चेहरा मेरा ही दिखेगा। लेकिन जो लोग, जिन जगहों से हम पदयात्रा करके आ रहे हैं वहां पर आप जाकर देखिए कि कौन लोग जुड़े हुए हैं। एक जिले में जहां पदयात्रा खत्म हो गई वहां 50 से 60 हजार लोग जन सुराज अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं, आप खोज रहे हैं चेहरा कोई विधायक एमपी का, तो ये तो अभियान ही उसी के अगेंस्ट है कि अगर आपके बाबूजी विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं तो हम आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक जो आंकड़ा है आपको बता देते हैं, आप लोग राजनीति कवर करते हैं, पिछले 30 साल में जितने लोग एमपी, एमएलए, विधायक बने हैं यहाँ पर, चाहे जिस दल से बने हो, कांग्रेस से, आरजेडी से, जदयू, भाजपा, सारे दलों को मिला दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए, एमपी बना है। बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़, 3-3.5 करोड़ परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन एमएलए, एमपी यहाँ 1250 परिवार का आदमी ही बनता है। ये आपको क्या दिखाता है? सत्ता पर उन्हीं 1200-1300 परिवार का कब्जा है। पार्टियां बदलती रहती हैं, चेहरे नहीं बदलते हैं।
आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, और ऐसा सिर्फ आरजेडी में जदयू में नहीं है। आपको हमको लगता है भाजपा तो देश की पार्टी है, वहां ऐसा नहीं होगा। भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। इनके बाबूजी सतुरी चौधरी कांग्रेस के राज में मंत्री थे, लालू जी के राज में विधायक मंत्री थे, नीतीश जी के राज में मंत्री विधायक थे, मांझी जी के भी सरकार में मंत्री विधायक थे, और आज जब भाजपा को भी किसी को बनाना है तो उसी परिवार के एक बच्चे को उन्होंने बनाया है। एक परिवार का ही दबदबा है। तो इस चीज को तोड़ने का ही तो ये प्रयास है। अगर हम भी वैसे ही एक्स आप खोज रहे हैं पत्रकार होने के नाते कि इनके बगल में कौन एक्स विधायक आया, कौन एक्स एमपी आया, तो उसका स्वागत नहीं है। हम तो गांव के स्तर पर उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके बाबूजी विधायक नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, लेकिन समाज के लिए राजनीति में, समाज के दिशा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आकर वो काम करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं तो उनकी हम मदद कर रहे हैं, संसाधन से, व्यवस्था से, सलाह से मैं वो मदद कर रहा हूं। वो आगे बढ़ेंगे, उसी से बिहार सुधरेगा, ये मेरी सोच है। प्रधान जी, एक सवाल है। आजकल युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया या अपराधी की दुनिया में आसानी से चले जाते हैं, तो आप पद यात्रा के दौरान क्या उसकी मेन वजह देख रहे हैं? नहीं, मेन वजह तो अशिक्षा है, क्योंकि पढ़ाई है नहीं और रोजगार का साधन है नहीं। तो जो नया लड़का है वो क्या करेगा? उसको कहीं ना कहीं से कुछ तो चाहिए। तो या तो आप अपनी प्रतिष्ठा या अपना एक जो सेल्फ प्राइड होता है उस चक्कर में आप कोई काम करने लगते हैं, या फिर आपकी आर्थिक जरूरतें हैं उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। उस योगदान जो आप देख रहे हैं सामाजिक स्तर पर, जो गिरावट आप सामाजिक राजनीतिक गिरावट आप युवाओं में देख रहे हैं, उसकी वजह मैं समझता हूं कि गरीबी और अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से युवा जो है वो इस तरह के चीज में फंस रहा है। आपने कहा कि बिहार के लोग विकल्प चाह रहे हैं। जी, आपने कहा कि मैं इतने दिनों का दौरा कर चुका हूं। जी, क्या उस विकल्प के रूप में तुम आपको देख रहा है? भाई हम विकल्प हमने कहाँ बनाया है? हमने कोई दल तो बनाया नहीं है। आप पहले ये समझ लीजिए कि जन स्वराज कोई दल तो है नहीं। आप हमारे भाषणों को भी आपने सुना होगा, हम तो जाकर सामने से वोट किसी से मांग नहीं रहे हैं, हमारा कोई प्रत्याशी है नहीं। हम तो इसके जड़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी समस्या जो हम लोग गिना रहे हैं, ये तो सब लोग जानता है कि ये समस्या बिहार में है। तो ये सुधरेगा कैसे? ये सुधरेगा तब जब बिहार के लोग अपनी समस्याओं पर वोट करेंगे। अब लोग ये कहते हैं ना भैया बात तो ठीक है, हम लोग को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करना है, लेकिन हम लोग किसको वोट करें? हमारे पास विकल्प नहीं है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि लोग तो ये बता रहे हैं विकल्प नहीं है, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं कि आप मिलकर विकल्प बनाइए। मेरे बारे में जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो यही तो जानते हैं कि मैं दलों की, नेताओं की मदद करके उनको चुनाव जीतने में सहयोग कर सकता हूं। तो जन स्वराज वही संकल्प है कि हम किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, ग्रामीणों क्या जो स्थानीय लोग हैं, जो भी अपने बीच से निकल कर आते हैं कि ना भैया नया विकल्प बनना चाहिए, हम तैयार हैं, आप हमारा मदद कीजिए, हमको सलाह दीजिए, हम यहाँ लड़ेंगे, हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। और ऐसे मैं बता रहा हूं कि हर जिले में जब पदयात्रा खत्म होती है तो इसकी संख्या अभी है 50,000 से 60,000 जो लोग निकल कर आ रहे हैं कि नहीं ये नई व्यवस्था बननी चाहिए, मैं उसमें भागीदार बनना चाहता हूं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। अगर पूरे बिहार में अगर हर जिले से हम 50,000 आदमी जुटाएंगे तो कितने आदमी हो गए? 20 लाख। अगर आधा भी रख लीजिए 10 लाख भी, तो 10 लाख लोग अगर एक साथ आएंगे, वो मिलकर तय करेंगे कि भैया आगे क्या करना है। मान लीजिए कि पूरा बिहार छोड़ दीजिए, हम समस्तीपुर की पदयात्रा अभी 2 दिन में खत्म कर लेंगे। यहाँ पर जो 50,000 लोग हैं वो अपना जिले और प्रखंड के स्तर पर संगठन बनाएंगे। आप देखिएगा 10 दिन में उसका नाम जारी हो जाएगा कि कौन लोग, ये इन्होंने कहा ना कि दूसरे लोग नहीं दिख रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि भैया रोज आप 15 किलोमीटर चलिएगा तो आप भी दूसरे दिन गायब हो जाइएगा। रोज चलना इतना आसान नहीं है, उनसे अपेक्षा भी नहीं है। लोग अपने अपने गांव पंचायत में चल ही रहे हैं। जो कल हम आए हैं तो लोग, कोई आपको अगल बगल नहीं दिख रहा था, हम अकेले आए हैं, बहुत सारे लोग चल कर आए। तो जब वो संगठन बना लेंगे तो वो लोग तय करेंगे कि समस्तीपुर में हम लोग को विकल्प कैसे खड़ा करना है। समस्तीपुर में जो सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या लोग बता रहे हैं, आपके दोनों माननीय सांसद बाहर के हैं, आपके 10 में से 8 विधायक बाहर के हैं, तो पूरे समस्तीपुर में कोई ऐसा आदमी नहीं है काबिल जो कि यहाँ विधायक और एमपी बन सके। तो समस्तीपुर के लोगों को हमने साथ में बैठाना है,
और वो लोग मिलकर जिसको तय करेंगे कि ये सुमन कुमार हैं भैया, इनको हम लोग चाहते हैं कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए, तो सुमन कुमार को जिताने के लिए प्रशांत किशोर अपना साधन, व्यवस्था, सलाह सब लगाएंगे जनसुराज बैनर के तहत। यही जनसुराज अभियान है कि आप अभी प्रत्याशी नहीं न चुनते हैं, आप और हम मोदी जी के द्वारा, लालू जी के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी में से चुनाव कर रहे हैं। ट्रेडर्स, अगर आप चाहते हो कि आपका काम सारा दिन चलता रहे और एक सॉफ्टवेयर सारा दिन आपके लिए ट्रेड करे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये जो राइट साइड पे आपको ये जो इंग्लिश में जो टेक्स्ट दिख रहा है, ये वही पाइथन है जो हमने शुरुआत में जिससे शुरुआत करी थी। तो स्टेप नंबर 1 इज ऑब्वियसली कनेक्शन टू द ब्रोकर, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल ज़ेरोधा पे दिखा रहा हूं, मैंने ज़ेरोधा के आगे 1 लगा दिया। स्टेप नंबर 2 आर द रूल्स ऑफ माय स्ट्रेटजी। देखो एल्गो में अगर आप जा रहे हो तो आपके पास रूल्स होने चाहिए। नाउ व्हाट आर द रूल्स? मैंने कहा कि मुझे किस इंडिकेटर पे काम करना है, बोलिंजर बैंड। मुझे किन स्टॉक्स को फिल्टर करना है, मैंने कहा निफ्टी के आप स्टॉक्स को फिल्टर कर दो, निफ्टी 50 के। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम मतलब कि मेरे को किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है या टेस्टिंग करना है, तो मैंने यहां लिख दिया 5 मिनट्स। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है कि अब मुझे तो पता नहीं कि किस स्टॉक में एंट्री आ जाएगी, राइट? जिसमें भी एंट्री आ रही है 5 क्वांटिटी से आप एंट्री ले लीजिए। पेपर ट्रेडिंग ये होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है या एल्गो ट्रेडिंग से आप लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हो और वर्चुअल ट्रेडिंग जिसको होता है ना केवल टेस्टिंग, आप वो भी कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। एटीएम हो गया आपका ऑप्शंस, एटीएम आईटीएम ओटीएम, बट क्योंकि इस बोलिंजर बैंड वाली में ऑप्शंस नहीं था तो इसलिए हमने 0 कर दिया और मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट और मैंने ट्रेलिंग को यस कर दिया। थोड़ा बहुत कोड नीचे भी ऑब्वियसली दिया हुआ है, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे होंगे, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, एटीजीएल, एडब्ल्यूएल वगैरह वगैरह, राइट? आप बड़ी जल्दी जल्दी नाम आ रहे हैं, बट बेसिकली क्या हो रहा है, ये हर स्टॉक को इंटरनली चेक कर रहा है कि क्या उसमें हमारी कंडीशंस मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही, और उसके बेस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको 5-6 एग्जांपल दिख रहे होंगे। आइए देखते हैं कि ट्रेड क्यों लगा, राइट? अगर हम ABFRL पे चलते हैं, कैन यू सी किसने बाइंग का ट्रेड क्यों लिया? कैन यू सी किसने बाइंग का ट्रेड क्यों लिया? व्हाट आर द 2 रीजंस? टचिंग द लोअर बैंड एंड 3 ग्रीन कैंडल्स। क्योंकि मैंने अपने रूल में डाला था ना, रिमेंबर माय रूल वाज टचिंग द लोअर बैंड एंड 3 ग्रीन कैंडल। जब तक वो कंडीशन मैच नहीं होगी, इट विल नॉट टेक द एंट्री। My name is Asim Singhal. I am a computer engineer and an MBA in finance, and I've taught more than 5,000 students about Python and how to do automated trading using Python. So if you're looking to learn how to get this done, you're invited for a masterclass, and you can get the link and all the details from there. Please join in quickly because the seats are limited. See you. आप तो प्रत्याशी नहीं चुन रहे हैं, हम जनसुराज के माध्यम से आपको अवसर दे रहे हैं कि नहीं, पहले आप बैठ के अपना प्रत्याशी चुनिए और फिर उसको जनता के प्रत्याशी के तौर पर उसको उतारा जाए। समाज को के पास वो विकल्प, वोट समाज देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ये तो नहीं ना कह सकिएगा कि हमारे पास विकल्प नहीं था इसलिए दे दिए। लोग बता रहे हैं कि आप अपने सांसद के बारे में आपके यहाँ कि हम लोग उनका चेहरा ही नहीं देखें, तो पूछते हैं वोट क्यों दिए थे, तो बोलता है कि हम तो मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए थे। तो अगर आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट देंगे तो मोदी जी तो आकर आपका नाली गली यहाँ बनवाएंगे नहीं, उन्होंने तो आके यहाँ काम करना नहीं है। तो जब अगर आप अपने प्रतिनिधि को ऊपर देख के वोट दीजिएगा, ऊपर देख के अगर वोट देने की प्रवृत्ति नहीं छोड़िएगा, ऊपर देख के चलिएगा तो नीचे ठोकर लगेगा ही लगेगा। यही बात तो जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि गांव गांव जाकर लोगों को बताना कि आपने अभी तक देश के नाम पर वोट किया, आपने अभी तक जाति धर्म के नाम पर वोट किया, नाली गली 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। हम आपको बता रहे हैं कि वोट आपको जिसको करना है कीजिए, लेकिन वोट आप अपने और अपने बच्चों के लिए कीजिए। आपका बच्चा खाए बगैर मर रहा है, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई नहीं है, आपके बच्चे के लिए रोजगार नहीं है और आप वोट कर रहे हैं पुलवामा पर, तो ये सुधरेगा कैसे? आप वोट कर रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए, तो आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट किया राम मंदिर के लिए तो राम मंदिर बन रहा है। आपने वोट किया सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर आपको मिला हुआ है। बिहार में चाहे जितना कुव्यवस्था है, जिस चीज के लिए आप लोकतंत्र की इस ताकत को समझिए। आप और हम ज्यादा व्याकुल हैं कि वोट किसको दिया जाए। हम कह रहे हैं कि वोट आप किसी को दीजिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि वोट आप किस बात के लिए दे रहे हैं। और अगर आपने बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया है तो चाहे बिहार कितना नीतीश कुमार के राज में बदहाल हो,
बिजली आ गई है कि नहीं आई है? अगर आपने अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए आपने भाजपा को वोट किया तो मंदिर बन रहा है, सिलेंडर के लिए आपने वोट किया तो सिलेंडर मिल रहा है। जिस चीज के लिए आप वोट कीजिएगा, चाहे वोट किसी को कीजिए, वो काम होना ही होना है, तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप आरजेडी का उदाहरण देख लीजिए। आरजेडी तो आज तक कभी 20 वर्ष से 30 वर्ष 27 वर्ष हो गया उनको इस राज्य में, कभी रोजगार का उन्होंने बात नहीं किया। लेकिन पिछले चुनाव में झूठा ही सही उन्होंने वादा किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आज जब वो सरकार में है तो रोज पूछ रहे हैं कि नहीं, आप पूछिए, चाहे वो खुद बता रहे हैं कि हमने 2 लाख लोगों को क्या नियुक्ति का प्रावधान किया है। वो करेंगे नहीं ये मालूम है, लेकिन जवाब तो देना पड़ रहा है ना। ये लोकतंत्र की ताकत है, वही बिहार में मर गया है। आप चर्चा किसी और बात की करते हैं और वोट किसी दूसरे बात पर जाकर कर देते हैं। जन सुराज अभियान इसी बात के लिए है कि गांव गांव घर घर जाकर लोगों को बताया जाए कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई भी चुनकर आ जाए, प्रशांत किशोर चुनकर आ जाएंगे तो भी नहीं सुधरेगा। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम सुधार देंगे, कि हमको वोट दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप तब सुधारिएगा जब आप अपना सुधारिएगा। आप जो यहाँ पत्रकार बंधु, हम हर गांव में आप देखिएगा 3500 गांव में मैं ये वॉइस वोट कराता हूँ, लोगों से हाथ उठवाता हूँ कि पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग कहते हैं नहीं भैया पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। और 3500 गांव में मैं कैमरे पर रिकॉर्ड कराकर ये भी पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि आपने कभी जीवन में पढ़ाई के लिए वोट किया है। तो 3500 गांव में आज तक एक आदमी भी नहीं मिला, एक आदमी भी नहीं मिला जिसने झूठा भी ये बोला हो कि ना भैया हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। लोग कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते। तो जिस चीज के लिए आप वोट कर ही नहीं रहे हैं वो सुधरेगा कैसे? यही बताने का अभियान है। लोगों को अगर समझ में आएगा तो सुधार होगा, और नहीं समझ में आएगा तो जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे। हैं? मेरे भाई, हम कौन हम पर टिप्पणी करता है नहीं करता ये हमारा काम नहीं है। हम जो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वां पास नहीं है और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कई लोगों को लगता है कि हम उनका शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लोगों को ये उदाहरण देके समझाते हैं कि देखिए लालू जी का लड़का अगर 9वां नहीं पास है तो भी वो चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाए। दिक्कत इस बात से है कि समाज में जो लोग हैं, आप और हम, हमारा बच्चा 9वां पास कर लिया, 10वां पास कर लिया, MA BA कर लिया और वो बेरोजगार बैठा है या मजदूरी कर रहा है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है लालू जी के बच्चे की, आपको चिंता है किसी दूसरे बड़े नेता के बच्चे की। आप अपने दशा देख लीजिए समस्तीपुर का। आपने जिनको भी आदर्श माना उनको वोट दिया, फिर उनके परिवार के किसी को वोट दिया, फिर उसके बच्चे को वोट दिया। आप अक्सर पत्रकार के तौर पर सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके सहानुभूति में उनको वोट दिए। तो मेरे भाई, आप नेताओं के बच्चों के प्रति सहानुभूति में वोट दे रहे हैं और आपके बच्चे खाए बगैर मर रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। आपके बच्चों के प्रति सहानुभूति कौन दिखाएगा? ये भी तो बताइए, ये भी तो बताइए कि आपके बच्चों के प्रति सहानुभूति कौन रखेगा? आप नेताओं के बच्चों का ठेका लेकर घूम रहे हैं, अपने बच्चों का छोड़ दिए। कई लोग बताता है जो भाजपा का वोटर है कि हम वोट इसलिए दे रहे हैं भाजपा को, इससे देश मजबूत होगा। देखिए मूर्खता का आलम। अगर बिहार के सारे बच्चे अनपढ़ हो जाए, बिहार में कोई विकास ना हो, बिहार के सारे लोग बेरोजगार हो जाए, तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? उससे तो देश कमजोर होगा भाई। 13 करोड़ की आबादी अगर बिहार में आज सब लोग धनी हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, रोजगार वाले हो जाएं, उससे तो देश की ताकत बढ़ेगी। ये तो लॉजिक ही बेकार है कि हम देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आप पहले अपने बच्चे को मजबूत कीजिए, अपने को बेहतर कीजिए। समाज जो अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता, वो देश की चिंता क्या करेगा? मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर सर का टीम पंचायत के वार्ड तक पहुंच करके नौजवानों से जो शपथ ले रही है कि सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी में जो है तो आप प्रशांत किशोर सर का साथ दें। नहीं, ये आप शपथ सुने नहीं। ये
पैसे कमाते हैं और कुछ लोग विदेश से पैसे कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पहले अपने बच्चे को मजबूत कीजिए, अपने को बेहतर कीजिए। समाज जो अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता, वो देश की चिंता क्या करेगा? मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर सर का टीम पंचायत के वार्ड तक पहुंच करके नौजवानों से जो शपथ ले रही है कि सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी में तो आप प्रशांत किशोर सर का साथ दें। नहीं, ये आप शपथ सुने नहीं। ये सुन लीजिए हमारी बात। वीडियो रिकॉर्डिंग हर जगह रिकॉर्ड होता है, देख लीजिएगा। क्या है पहले समझ लीजिए। जन सुराज अभियान के तहत 1 लाख बच्चों को हम ये अवसर दे रहे हैं। हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि वो अगर सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं, मुखिया लड़ना चाहते हैं, जिला पार्षद लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो वो जन सुराज से जुड़ के अपनी पहचान बनाएं। नहीं, ये आप शपथ सुने नहीं। ये सुन लीजिए हमारी बात। वीडियो रिकॉर्डिंग हर जगह रिकॉर्ड होता है, देख लीजिएगा। क्या है पहले समझ लीजिए। जन सुराज अभियान के तहत 1 लाख बच्चों को हम ये अवसर दे रहे हैं। हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि वो अगर सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं, मुखिया लड़ना चाहते हैं, जिला पार्षद लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो वो जन सुराज से जुड़ के अपनी पहचान बनाएं, अपने समाज के लिए कुछ करें। ये करने के लिए पूरा जिस दिन क्लब का उद्घाटन होता है उस दिन शपथ संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर किया जाता है। उसमें प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। संविधान की प्रस्तावना पर आपको शपथ लेना पड़ता है कि हम संविधान के प्रति लॉयल रहेंगे, इसमें हमारी आस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर में, गांधी जी में मेरी आस्था है, और हम संविधान की प्रस्तावना में जो बात कही गई है इसके अनुरूप अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन आगे चलाएंगे। प्रशांत किशोर का उसमें अगर कहीं नाम है तो जरा हमको आप दिखा दीजिए वीडियो, हम अभी मान लेंगे। जिस तरीके से बिहार के अंदर जो बड़े बड़े दल है जो करोड़ों रुपया लेकर के टिकट देती है और विधानसभा से बाहर के लोगों को टिकट देकर के भेजती है, कि क्या प्रशांत किशोर की जब पार्टी बनेगी तो क्षेत्रीय लोगों को जो युवा के नाम से जो है या विकास के नाम पे जो युवाओं को जो ठगने का काम करते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर को क्षेत्र के युवाओं फिर आप जिस बात का मैंने जवाब दे दिया, हमारी पहली बात तो कोई प्रशांत किशोर की पार्टी ना है ना कभी होगी। अगर कोई दल होगा तो वो उन लोगों का दल होगा जो जन सुराज के अभियान से जुड़कर मिलकर दल बनाएंगे। आप अंतर पहले समझ लीजिए। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि जो लोग जन सुराज अभियान से जुड़े हुए हैं यही लोग बैठकर तय करेंगे कि समस्तीपुर में हमको लोकसभा में उम्मीदवार खड़ा करना है कि नहीं करना है। तो अगर समस्तीपुर के लोग बैठ के तय कर रहे हैं कि हमको उम्मीदवार खड़ा करना है कि नहीं करना है, तो दरभंगा का आदमी तो चुन के यहाँ नहीं ला देगा। यही जो आप बात बता रहे हैं उसी का काट तो निकाला जा रहा है कि जब बाहर से पटना से बैठ के कोई आदमी भेजता है तो दरभंगा का भी भेज सकता है, वैशाली का, मुजफ्फरपुर का भेज सकता है, लेकिन अगर समस्तीपुर के लोग बैठकर अगर तय करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्तीपुर के ही किसी व्यक्ति को चुनकर निकालेंगे। अरे भाई, आप नीतीश कुमार जी के बिहार के बाहर की गतिविधियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। उसको ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। लाइए हम आपको लिख कर दे देते हैं। बंगाल में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। लाइए आज लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर ले। 5 को सीट नहीं आने वाला है। जदयू का कुछ बचा ही नहीं है जमीन पर। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप जरा बताइए कि कौन आदमी आज नीतीश, ना संगठन है, ना छवि है, ना नेता है, कौन जदयू को वोट देगा? भाई दूसरी पार्टियों को चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता नहीं, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जदयू का कोई भविष्य नहीं है। अब वो पार्टी का अब अंतिम काल चल रहा है, और इसलिए नहीं कि उस पार्टी में कोई खराबी है। उस पार्टी के नेतृत्व करता नीतीश कुमार ने ही अपने हाथ से उस पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया। उनको जरूरत ही नहीं है उस पार्टी की। उनको जरूरत बस इतना है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें और चाहे पार्टी में जो है जो करे ना करे।
हम भी तो उस पार्टी में रहे हैं, आज गांव गांव जा रहे हैं। जदयू में जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो बहुत सही लोग उस पार्टी में हैं। इसलिए सही लोग हैं कि ये वो लोग हैं, जब लालू जी के दौर में कोई राजनीतिक विकल्प बन रहा था तो जदयू यहाँ पर मेजर पार्टी थी, तो बहुत सारे अच्छे लोग समाज के जदयू में जुड़े हुए हैं। लेकिन या तो वो निष्क्रिय हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं या दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। आप रोज पलट के कभी इधर पलट के उधर पलट के इधर, इसकी क्या गारंटी? हम रोज कह रहे हैं, क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं जाएंगे? आप खुद कह रहे हैं, आप जो इशारा जिस ओर कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर गए, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई जा सकता है। लेकिन पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि भाई पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है, एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय हैं, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। कोई नीतीश जी से पूछे भाई पिछले साल काहे नहीं गए थे? क्या तरीका है? अगर हमको आप लोग नहीं भाव दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं। हमारा एक रोशनदान, ये नीतीश जी की पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार का। अब और उनकी विश्वसनीयता आज के तारीख में यही है कि हर आदमी अब ये जान गया है, तो उनको उसी तरीके से डील करता है कि भैया ये कहाँ है, कहाँ रहेंगे, कोई नहीं जानता है। जब जिसके साथ है उसके साथ। जी बहुत मजबूत था आपके हिसाब जी बिहार में रिजल्ट भी बहुत अच्छा लेकर जी आज 6 दलों का है और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुछ नहीं करेंगे। मैं लिख के दे, मैं उसका बता रहा हूँ क्यों। आप कह रहे हैं कि सांसद नहीं जीतेंगे, आप कह रहे हैं विधायक नहीं जीतेंगे, सारा जातीय समीकरण एक तरफ चला गया है। आप देखिए फैसला जो ले रही है भाजपा, वो भी वाइल्ड कार्ड फैसले ले रही है, सभी खड़बड़ाए हुए हैं। मेरे भाई आपको हमसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव है, तो आपने इस तरह का सवाल पूछा, मुझे जानकर थोड़ी आश्चर्य हो रहा है। कांग्रेस को 1984 में 410 सीट आए, इसका मतलब क्या कि कांग्रेस को जीवन भर 400 सीट आता रहेगा? 2015 में जो महागठबंधन बना था, 2015 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार और आज के महागठबंधन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात को समझिए। सुनिए मेरी बात को, आप अपने सवाल कर लिया, हमारा जवाब सुनिए, फिर सवाल होगा फिर कर लीजिएगा। नीतीश कुमार, पहले तो ये समझिए कि वो महागठबंधन चुनाव से पहले बनाया गया था, जिसको जनता ने वोट दिया था। आज जो महागठबंधन है इसको जनता ने नहीं वोट किया है, आपने जनता से छल करके महागठबंधन बना लिया है। तो ये तो राजनीतिक परिपाटी के तौर पर गलती है। दूसरी बात, उस महागठबंधन के लीडर थे नीतीश कुमार, इस महागठबंधन के भी लीडर हैं नीतीश कुमार। लेकिन 14-15 के नीतीश कुमार और आज 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में नीतीश कुमार की छवि ये थी कि भाई इस आदमी ने 2005 से 12-13 के दौर में बिहार को सुधारने के लिए प्रयास किया है, काम किया है। आज उनकी छवि यह है कि ये आदमी 14-15 के बाद से लगातार दल बदल के कुर्सी पर बैठा हुआ है, बिहार के लोगों को, बिहार के समाज को मरने के लिए छोड़ दिया है। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की आप चर्चा कर रहे हैं, उस आदमी ने आइडियोलॉजिकली एक स्टांस लिया था, और नहीं जब 14 में लोकसभा में सफलता मिली तो नहीं हारने के बावजूद, वो नहीं हारे थे, उनका दल हारा था, इसके बावजूद उन्होंने पद छोड़ दिया था और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जो नीतीश कुमार हैं, जो चुनाव हार गए हैं 2020 में, आप 243 के विधानसभा में अगर आपके 42 विधायक हैं तो आप चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर कभी लालटेन को पकड़ के, कभी कमल को पकड़ के कुर्सी पर बैठे हैं। तो प्रशासक के तौर पर और एक राजनीतिक नेता के तौर पर उनकी छवि बिगड़ी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है मानवता वाली।
जिस नीतीश कुमार को 14-15 में हम लोगों ने, बिहार की जनता ने साथ दिया था, वो नीतीश कुमार हैं कि आपको याद होगा असम गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, 200 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि जब 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूं। आज वही नीतीश कुमार, कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, पूरे भारत में लाखों बिहार के बच्चे दर दर का ठोकर खा रहे थे, लोग हंस रहे थे हम लोगों पर। नीतीश कुमार ने इतना भी नहीं किया कि उनको आने के लिए बस की, ट्रेन की सुविधा दे। 1 महीने तक तो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं। आज वही नीतीश कुमार हैं जो लोग छपरा में 70-80 आदमी जब अवैध जहरीली शराब पीकर मर जाता है तो पॉकेट में हाथ रखकर विधानसभा में खड़े होकर वो आदमी हंसकर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। मैं अवैध शराब की बात नहीं कर रहा हूं। अगर गलती से कोई, अपनी गलती से भी जिसकी दुखद मृत्यु हो गई तो राज्य के मुखिया के तौर पर आपका क्या फर्ज बनता है? आप उसको सांत्वना दीजिएगा, उसकी मदद कीजिएगा। उसके बजाय आप कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, तो नीतीश कुमार में अगर फर्क आया है नेता के तौर पर, मानवता के नाम पर, प्रशासक के तौर पर, तो जनता का भी फर्ज है, जनता भी अपने हिसाब से उसका निर्णय बदलेगी। और एक अंतिम बात बता देते हैं, ये आप लोग जो बात कहते हैं कि 14-15 में ये थे, अब आज दूसरा क्यों होगा? आप लोग तो लोकतंत्र को ही खत्म करने में लगे। लोकतंत्र जो है इसमें नियम बना हुआ है 5 वर्ष का। क्यों बना हुआ है? 5 वर्ष में चुनाव क्यों होता है? इसलिए होता है कि जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा पर भी आपका यकीन है, विश्वास है, आप उसके साथ खड़ा होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए गुलामी नहीं है। वही लोकतंत्र आपको सिखाता है कि अगर जिस व्यक्ति, जिस दल को आपने वोट दिया, मदद की, वो आपके अनुसार उसने काम नहीं किया, समाज के लिए अच्छा नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनकी मदद की थी उतनी ही मजबूती से उनका विरोध भी होना चाहिए। नहीं तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? 14-15 में नीतीश कुमार बन गए तो जिंदगी भर वही रहेंगे। हम कमी की बात नहीं कर रहे, हम 3 फंडामेंटल बात बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। हम तो मोदी जी के भी जिताने में कंधा लगाए। मैंने आपको कहा कि इंडिया नहीं टिक पाएगा। आप तो बात को आप समझना ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो तब हो पाएगा अगर आप ये 4 चीज कीजिएगा। सिर्फ बिहार के कुछ नहीं कर पाएंगे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, देश के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं। अरे आप बात भी नहीं समझ रहे हैं। आपके पास नैरेटिव नहीं है। आप हमसे पूछेगा तो हम अपने ही समझ से बोलेंगे। हम काहे करेंगे भाई, हम तो काम ही छोड़ दिए। मैंने आप फिर बेकार आप गाना गा रहे हो। मैंने आपको 77 का एग्जाम्पल दिया, 77 का एग्जाम्पल, मैंने नल जल का एग्जाम्पल दिया कि 77 का एग्जाम्पल दिया। मैंने आपको 84, मैंने 89-90 में बफोर्स का एग्जाम्पल दिया। ये इसलिए दिया आपको ये बताने के लिए कि दलों के नेताओं के साथ में आने से, आप उसको यूपीए कहिए, इंडिया कहिए, कुछ भी कहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसके साथ साथ जनता के मुद्दों को भी नहीं उठाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापारी खुद जातीय गोलबंदी पर अगर बिहार वोट करता तो 2014 में मोदी जी को कैसे वोट करता? मोदी जी के जात के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2019 में पूरे बिहार ने कैसे वोट कर दिया मोदी जी को अगर जाति ही रहती तो? अब फिर अभी आप कहे कि जाति पर, अभी जाति से अब अच्छा ये बताइए कि अभी सुनिए, अभी इनका एक और समस्या का समाधान कर देते। अभी इन्होंने पहले कहा जाति, फिर जब मैंने कहा कि खैर जाति ही सब है तो मोदी जी को कौन वोट दे रहा है, तो कहना था उनको हिंदू पे दे रहा है। तो मुसलमान में तो ना जाति है ना धर्म है, मुसलमान लालटेन को काहे दे रहा है? नहीं, धर्म के नाम पे दे रहा है। वो मुसलमानों की पार्टी है, वो भाजपा के डर से दे रहा है। वही बात कैसे है? तो आप पहले जो मैं बोलता हूं उसको सुनिए। बिहार में वोट 4 मुद्दों पर पड़ता है, जाति उसमें एक मुद्दा है, धर्म दूसरा मुद्दा है, लालू का डर तीसरा मुद्दा है और भाजपा का डर चौथा मुद्दा है। ये बात हम रोज गांव-गांव में जाकर बता रहे हैं
कि आपकी समस्या चाहे जो भी हो, आप वोट बिहार में इन्हीं 4 मुद्दों पर करते हैं, या तो अपने जात के आधार पर, या धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान बनकर, या फिर बहुत एक बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए भाजपा को वोट करता है, हिंदू नहीं है, उसको हिंदुत्व से मतलब नहीं, उसको इससे मतलब है कि लालू जी ना जीते, हमको लालू से उसको डर है, लालू जी के जंगल राज से उसको डर है, इसलिए वोट करता है। और चौथा मुसलमान है जो भाजपा के डर से वोट करता है आरजेडी को। आरजेडी कोई मुसलमानों की पार्टी तो है नहीं, वो सिर्फ इसलिए वोट करता है कि भाई भाजपा कहीं न जीत जाए, इसलिए उसको वोट कर रहा है। तो इन चारों मुद्दों को आप समझिएगा, तभी आपको, और जो आप कह रहे हैं कि गठबंधन हो रहा है, तो ये गोलबंदी तो सिर्फ एक चीज को कह रही, कोशिश कर रही है, जाति, और उसमें भी जातियों का गठबंधन कहाँ है? कौन कह रहा है कि जातियों का गठबंधन है? भैया हमको जो समझ हम आपको बता रहे हैं गलत है तो आप सुधार दीजिए। हम सुनिए, हमको कोई घबराहट नहीं, आप चाहिए 2 घंटा सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली की जनता और बिहार की जनता में धरती आसमान का फर्क है। आम आदमी की सरकार आ गई थी, शीला दीक्षित जी का सरकार गिरा के कांग्रेस बहुत दिनों से राज कर रहा था। क्या अगर ये चुनाव चलता रहेगा और चुनाव के बाद भी अगर जनता परिवर्तन, जो आप बोल रही थी परिवर्तन की हवा चल रही है, जनता चाहती है, आप शब्दों के चयन में आप लोग का कोई अनुशासन नहीं है। परिवर्तन की हवा नहीं चल रही है। आपने ये पूछा कि जनता का मूड क्या है, तो मैंने ये कहा कि जनता यहाँ नया विकल्प देखना चाहती है। दोनों में सुनिए, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शब्दों के चयन में संयमित रहिए। हमने ये जो नहीं कहा वो अपने शब्द हमारे नाम पर मत डालिए। आप कह रहे हैं परिवर्तन की हवा चल रही है, हमको उससे दिक्कत नहीं, हमने नहीं कहा है। हमने ये कहा कि हमारा अनुभव ये है कि लोग यहाँ नया विकल्प खोज रहे हैं, चाहते हैं। बन पाएगा कि नहीं, कौन होगा, कैसे होगा, उसको लेकर बहस हो सकती है। मैंने जो कहा है आपके कैमरे पर है। सर, जो नया विकल्प अगर नहीं मिलता है तो ये अभियान जारी रहेगा। कौन से चुनाव? लोगों का जो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कोई प्रश्न अगर होगा या बिहार की राजनीति को, तो उसका भी जवाब देंगे। तो मैं 10 मिनट 15 मिनट में अपनी बात पहले रख रहा हूँ। आप और हम आज जिस जिले में बैठे हुए हैं, समस्तीपुर बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय करीब 26,000 रुपए है, 25,956 रुपए, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपए। मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपए। तो देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, और बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर जो हमने देखा उस पर मैं आया हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 महीनों में हमने क्या देखा बिहार में। यहाँ बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ये बात तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं। जो बात हमने देखी समझी उसके मुताबिक मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बिहार में आज बेरोजगारी और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के नजर में। गांव के गांव बिल्कुल खाली हो गए हैं। 40 से 50% युवा गांव में रहते ही नहीं हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से मालूम है। बिल्कुल उसमें फर्क है। इस समस्या की गंभीरता का, इसके विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जो समझ है, जब आप गांव में जाते हैं तो आपको पता चलता है। उदाहरण के तौर पर आप पलायन को ले लें। जब हम लोग पलायन की चर्चा करते हैं तो ऐसा हम ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये गरीबों की समस्या है, जो मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पलायन इतनी बड़ी समस्या है बिहार में कि इससे शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो अछूता है। जो गरीब है वो तो मजदूरी करने के लिए जा ही रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर सुदृढ़ लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके भी बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर ही जाना है। तो जो परिवार की परिकल्पना है वो पलायन ने एक तरीके से ध्वस्त कर दी है। मैं 11 महीने से पैदल चल रहा हूं, तो गाहे बगाहे लोग बताते हैं कि भाई परिवार घर छोड़कर ये 11 महीने से पैदल चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है। जो परिवार में पुरुष है, जो कमाने वाले उम्र में व्यक्ति है, उसको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है।
चाहे आप मध्यम वर्गीय परिवार के हों या गरीब परिवार के हैं। और जितने लोग पलायन कर रहे हैं गरीब परिवार से, वो एवरेज औसतन 12 से 15 हजार रुपया ही महीना के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी नौकरी करने जा रहे हैं। और घर पर लोग बता रहे हैं कि 6 से 8 हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से लोग भेज पाते हैं। इसी तरीके से बेरोजगारी जो है, ये भी सिर्फ गरीबों की समस्या यहाँ नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो किसान है, जिनके पास जमीन है, उनके पास भी इतनी बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनके लिए भी अपने बच्चों की रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन ये ऐसा मुद्दा है जो शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो इससे अछूता हो। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के लोगों के हर वर्ग के लोगों ने जो बात करी, वो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। विद्यालयों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर है। ये तो ज्यादातर आप लोग रोज लिखते ही है। सर, एक आम आदमी ए और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? समाज में लोगों की एक समझ बन गई है कि भाई सरकारी विद्यालय जहां थोड़ा बहुत पढ़ाई अगर हो भी रहा है, वहां भी लोग जानते हैं भाई सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई होगा ही नहीं। किसी भी गांव, पंचायत, प्रखंड में चले जाइए, लोग पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थाओं पर निर्भर हैं। ज्यादातर जो कोचिंग संस्था चल रहा है वो नौकरी के लिए कोचिंग संस्था नहीं है। वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का परीक्षा पास करने के लिए लोग कोचिंग संस्थाओं में अपने बच्चों को रख रहे हैं। जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के लिए तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आर्थिक तौर पे सुदृढ़ है, वो अपने बच्चों को या तो कोचिंग में पढ़ा रहा है या प्राइवेट में पढ़ा रहा है। एक जो बड़ी बात देखने को मिली कि एक बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चे, सिर्फ नामांकन उन्होंने करा रखा है सरकारी विद्यालयों में, वहां से मिलने वाले कुछ लाभ के लिए, पढ़ाई के लिए वो दूसरे जगह जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये सीधे सीधे शिक्षकों की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं आपको ये भी कैमरे पर बता रहा हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता में जो कमी आई है वो समस्या का एक महत्वपूर्ण बस छोटा पहलू है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो खराब हो गई, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। इसका उदाहरण ये है कि कॉलेज में, बिहार के कॉलेज में तो कोई शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षक नहीं है। वहां पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है। वहां पर बिल्डिंग है, मैदान है, 10,000, 15,000 बच्चों ने नामांकन करा रखा है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। इसके मूल में जो बात समझ में आती है, हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में समता मूलक शिक्षा नीति के चक्कर में, जिसमें यह प्रयास किया गया कि हर गांव, हर पंचायत में विद्यालय खोल दिया जाए, उसका नतीजा ये हुआ कि ना विद्यालय की बिल्डिंग पर आपने ध्यान दिया, ना शिक्षकों की गुणवत्ता पर, ना या वहां पर संसाधन का। कुल मिला जुला कर ये हुआ कि जहां पर विद्यालय हैं वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर शिक्षक है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। विद्यालयों में बिहार में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और यही एक वजह है कि बिहार से आप इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार या मजदूरों की संख्या देख रहे हैं। मेरी समझ से जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जी के 17-18 साल के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, नहर में पानी नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन जाए, शायद वहां नहर में पानी आ जाए, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन कल होकर एक अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो 2 पीढ़ी जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है। इतनी बड़ी त्रासदी है बिहार के लिए। तीसरी बड़ी जो समस्या जो सर्वव्यापी है यहाँ, वो है किसानों की, क्योंकि यहाँ किसी प्रधान राज्य है, हर जगह लोग खेती किसानी करते हैं। किसानों की दशा यह है कि चलते हुए लोग बोलचाल की भाषा में जो बताते हैं कि पहले बिहार में जो किसान था वो छोटा किसान भी अगर खेती होती करता था, 5 बरस मेहनत किया, सतुआ खाया, पेट काटा तो 1-2 कट्ठा जमीन खरीदता था। आज बिहार में किसानों की हालत ये है
कि अगर आपके घर में, किसान के घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई दूसरा बिजनेस व्यापार नहीं है, तो हर 5 वर्ष में आपके घर में अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, बेटी की शादी लग जाए, तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। इसकी वजह जो समझ में आ रही है, बिहार में किसानों की दुर्दशा इतनी है क्यों? उसके 3 फंडामेंटल महत्वपूर्ण वजह समझ में आ रहा है। पहला है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार शायद देश के एकमात्र गिने चुने राज्यों में है जहां भूमि सुधार की दिशा में पिछले 75 साल में कोई काम नहीं किया गया है। नतीजा ये हुआ है कि देश में सबसे ज्यादा भूमिहीनों की संख्या बिहार में है। ये आंकड़ा आप याद रखिए, बिहार में 60% मतलब 100 में 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। समस्तीपुर के लिए ये आंकड़ा है 61.5%, मतलब 100 में 61.5%, 61-62 लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं। जो बाकी 40 लोग बच गए जिनके पास जमीन है, उनका अगर लैंड होल्डिंग का आप आंकड़ा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 40 में से 35 लोग 2 बीघे से कम के मालिक हैं। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये खेती कमाने के लिए नहीं करते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब खाने वाली खेती। आप खेत से उतना ही पैदा कर पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। सरकारी आंकड़ा ये बता रहा है कि बिहार में सिर्फ 3 से 4% किसान ही खेती से इफेक्टिवली कमाई कर पा रहे हैं। बाकी लोग खेती के जरिए अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। दूसरी जो बड़ी समस्या समझ में आ रही है वो है जल संसाधन की, जल प्रबंधन बल्कि उसको कह लीजिए। बाढ़ की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, ये तो सब लोग जानते हैं। आधे से ज्यादा कृषि योग्य भूमि बिहार में बाढ़ प्रभावित है। इसकी चर्चा भी होती है, बिहार में बच्चा बच्चा इसको जानता है। लेकिन समस्या का दूसरा पहलू ये है कि जो जमीन बाढ़ प्रभावित नहीं है उसमें ज्यादातर हिस्सा या तो सूखे से प्रभावित है या जल जमाव से प्रभावित है। अब आपका उदाहरण दे देते हैं समस्तीपुर का। समस्तीपुर में 94 पंचायत ऐसे हैं, 94, करीब करीब 1/3 पंचायतों में बाढ़ की समस्या नहीं है, जल जमाव की समस्या है। हजारों एकड़ जमीन समस्तीपुर में एक बार पानी लग गया तो वहां से वो निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन को लेकर सिर्फ बाढ़ की मार नहीं है, बाढ़, सूखा और जल जमाव, ये तीनों का जो असर है कि शायद ही कोई किसान बचा है जिसके पास जल के संसाधन को लेकर उसको परेशानी ना हो। एक और आंकड़ा याद कर लीजिए, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि 10% से कम हो गई है। पहले के जो नलकूप थे, जो पहले के नहर थे, वो रख रखाव के अभाव में खराब हो गए, बंद हो गए। तो 10 बरस पहले अगर 2014 में 2013-14 में 100 में अगर 80 एकड़, मान ली 100 एकड़ अगर जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज घट के वो 90 रह गई है। और तीसरी जो किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है, इन सब के बाद जो यहाँ फसल पैदा होता है उसकी उस किसानों को उचित दाम नहीं उसका मिलता है। एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में जो उपज होती है, किसानों को अपने उपज के दाम न मिलने की वजह से हर साल, इसको भी याद रखिएगा, कोई दूसरा आपको बताएगा नहीं, हर साल किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जमीन की परेशानी है, पानी, बाढ़, सबकी समस्या है, सब के बावजूद जो आप यहाँ किसान पैदा कर रहा है उसका दाम सही नहीं मिलने की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं। मान लीजिए कि धान यहाँ हुआ, धान यहाँ पर लोगों ने 1300-1400 रुपए औसतन अपने पिछले साल बेचा है, जबकि धान की कीमत कितनी थी? 2030 रुपए। तो ये जो नुकसान है, आपको लगता है कि ये सिर्फ बिहार में, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है। तो पिछले 10 साल का आंकड़ा मैंने निकलवाया, पिछले 10 वर्ष में धान के केस में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है, और गेहूं के लिए वो प्रतिशत है 1% गेहूं और 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया।
पंजाब के लिए आंकड़ा है 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो ऐसा नहीं है कि किसान पंजाब में बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो वहां ज्यादा पैदा भी कर रहा है और जो पैदा कर रहा है उसको उसका दाम भी मिल रहा है। ये तीन जो सर्वव्यापी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, इसके बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं बिहार में, उस पर मैं आपको आंखों देखा हाल जो मैंने है वो बता रहा हूं। पहली सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लोगों को 5 किलो लाभार्थियों को अनाज हर महीने मिलने हैं। मैं बिल्कुल दावे से कैमरे पर कह रहा हूं कि किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। अब से everything about Yogi has to be OG. Try Myntra, 100% authentic brand. ऐसा इसलिए कि प्रखंड और जिला के स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल जो गरीबों के लिए अनाज आ रहा है, इसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर हर महीने पैसा ले रहे हैं। और इसी वजह से इस लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। कैमरे पर एक और बात बता रहा हूं आपको, इस 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल के घूस में ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 8 रुपया प्रति क्विंटल का अपना हिस्सा है। ज्यादातर चुने हुए विधायक भी 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल हर महीने इस योजना से पैसा ले रहे हैं। जो दूसरी बड़ी योजना है आपके समस्तीपुर को अन्य कई जिलों के तरह 2019 में ओडीएफ घोषित कर दिया गया, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि सबको शौचालय बन गया, खुले में शौच रुक गई। मैं करीब 3500 गांव में अभी पैदल गया हूं और दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांव की सच्चाई है, इंक्लूडिंग समस्तीपुर। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि आप नाक पर गमछा बांधे बगैर बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर हुआ यह है कि शौचालय बनाने के लिए 2000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया है। इसमें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत नहीं है। लोग बताते हैं कि जो अधिकारी थे या हैं, उन्होंने 2000 रुपए प्रति शौचालय पैसा लिया और शौचालय के लिए 12,000 रुपए आपको दे दिया। आपने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत अभी 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलने की बात है। ज्यादातर जगहों पर इसके लाभार्थियों की संख्या करीब नगण्य है। जो लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है वो ज्यादातर लोग पुराने लाभार्थी हैं, जिनको 20-30,000 रुपया पहले कभी मिला था। अभी 1,40,000 रुपया जिनको मिलना है, इन सारे लाभार्थियों को 20,000 रुपए से लेकर 35-40,000 रुपया तक घूस देना है, तभी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, कई पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी लाभार्थियों को 20,000 रुपया जो अधिकारियों का शेयर है वो तो आपको देना ही देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींच कर आगे भेजने के लिए 2,000 रुपया, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। कई जगहों पर तो हमने ये देखा कि लोग बता रहे हैं कि घूस देने के लिए अच्छे खासे लोग मनी लेंडिंग का काम कर रहे हैं कि उनसे पैसा लीजिए, इंदिरा आवास के लिए घूस दीजिए और जब इंदिरा आवास का पैसा मिल जाएगा तो सूद सहित वो पैसा वापस कर दीजिएगा। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इंदिरा आवास योजना में घूस देने के लिए लोग पैसा कर्ज पर दे रहे हैं और उससे सूद कमा रहे हैं। चौथी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की। मैं जब बिहार में आया था चलने तो मेरी अपनी सोच थी कि चूंकि यहाँ बेरोजगारी गरीबी इतनी है कि हर गांव पंचायत में हमको मनरेगा का काम दिखेगा। तो अभी तक हमको 11 महीने में मनरेगा के सक्रिय मजदूर कहीं दिखे ही नहीं। लोग रास्ते में चलते हुए जरूर ये बताते हैं कि ये पेड़ भैया मनरेगा में लगाया गया है या कोई मिट्टी उट्टी भरी गई है, पंचायत भवन आंगनबाड़ी सेंटर में मजदूर मनरेगा के फंड से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मनरेगा के सक्रिय काम करते हुए मजदूर अभी हमको 11 महीना में नहीं दिखे। इसको अगर आंकड़ों में हमने देखा तो उसको वो भी दिख रहा है। वहां पर पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर केंद्र सरकार से मनरेगा के लिए 100 रुपया बिहार को मिल सकता था तो 60-61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए।
हम लोग इतने यहाँ निकृष्ट हैं कि 60 रुपया हम लोग लेकर ही नहीं आए, जब ये उस राज्य की दशा है जहां लोग 10,000 रुपए के लिए मजदूरी करने के लिए। तो नमस्कार साथियों, बीच में हमने जो है पीके को हमें रोकना पड़ा, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है। लगातार 3 साल से मेहनत प्रशांत किशोर कर रहे हैं और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को और शेयर करिए, क्योंकि अब आपके सामने 3 दिन बचे हैं। 14 नवंबर को ये सब जो है खुलने जा रहा है। आप सबकी कमेंट अच्छी आ रही, आप सब अच्छा देख रहे थे, सुन भी रहे थे। ये वही आदमी है स्क्रीन पर जिसने बिहार के लिए अमेरिका छोड़ दिया, जिसने बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, जिसने बिहार के लिए विपक्ष को छोड़ दिया, जिसने बिहार के लिए जो है राज्यसभा की कुर्सी छोड़ दी, जिसने बिहार के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, जिसने बिहार के लिए चुनाव तक नहीं लड़ा। मतलब आप समझते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि पीके सीएम बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो लड़ने वाला व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ता है कि लीजिए हम तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, जब हम विधायक ही नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे। भ्रम पूरा मिटा दिया। लेकिन अब बिहार से सवाल है कि क्या बिहार वाकई सुधर गया है या बिहार सुधरना ही नहीं चाहता, बिहार बदलाव चाहता है। कैसे कैसे मान लिया जाए बिहार बदलाव चाहता है? बिहार सिर्फ मजदूरी चाहता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो लोग आज डिबेट पर डिबेट कर रहे हैं, जनसुराज के चेहरे को आगे नहीं ला रहे हैं। जनसुराज के हम चेहरे की अगर बात करें तो जो बिहार का चाणक्य था, पीके जो बिहार का बेटा था, जो बिहार को बहुत आगे ले जा सकता था, बिहार के सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए था, जिसने सारी पोलपट्टी खोल दी। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा ईमानदार नेता जिसने अपनी पूरी संपत्ति अपनी जो अर्जित की थी अपनी कला से, वो पूरी की पूरी राजनीति में झोंक दी। किसके लिए? बिहार के लिए, आपके लिए। 11 करोड़ रुपए लेता है 2 घंटे का। वह व्यक्ति आकर के लूट खसोट करेगा। बिहार पहचान नहीं पाया या बिहार पहचानना ही नहीं चाहता था। अब तो आप यह भी बहाना नहीं कर सकते हो कि हमारे यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही है, हमारे यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो गई है। कोई बहाना नहीं। लेकिन आपने जिस तरह से अपना वोट बर्बाद किया है, ये आने वाला बिहार आपको माफ नहीं करेगा, बिहार का फ्यूचर माफ नहीं करेगा। आप यदि यहां से तय कर सकते थे एक नई लकीर, क्योंकि बिहार एक नया बिहार बन सकता था, बिहार एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो सकता था पूरे भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने, शायद आने वाले समय में कि लोग बिहार से सीख लेते, जैसे गुजरात मॉडल, उसके बाद में उत्तर प्रदेश मॉडल। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अपने मॉडल है वो अपने ही राज्यों तक सीमित रहेंगे। बिहार के लोग जो बाहर पलायन कर रहे हैं लगातार, उसी पलायन को रोकने के लिए तो जो है कसम खाई थी। लेकिन आपने क्या किया? जिस तरह की लगातार रिपोर्ट आ रही है उनको लेकर के ऐसा ही लग रहा है कि 14 नवंबर को जो होने जा रहा है, इससे घटिया काम कुछ नहीं हो सकता है। जो पीके ने भविष्यवाणी की थी कि या तो 10 सीटों से कम या फिर 150 से अधिक, 150 से अधिक तो तुम्हारे लाने से रही, लेकिन शायद 10 से कम नहीं, 0 ही आप लाकर कि आप खड़ा कर दे, वो फिर खड़ा हो जाएगा और शायद फिर आपके लिए लड़ना शुरू कर दे। लेकिन आपको क्या शर्म है? जरा सी भी। आप केवल जिंदाबाद जिंदाबाद तो पीके चिल्लाते रहे, लेकिन पीके हमारे वोट से कहीं जीत गया तो कहीं कुछ गलत कर लेगा। क्या लालू जी से ज्यादा गलत कर लेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कुछ गलत कर लेगा? जितनी भी लूटने खसोटने वाली पार्टियां हैं वो तो आपने उनको पहले ही अपना वोट दिया हुआ है। कितना वोट खराब करेंगे भाई? आपने अपना वोट टोटल खराब कर दिया है। आप निर्णायक थे, आप बिहार को बदल सकते थे, बिहार की एक नई राजनीति को भी बदल सकते थे, बिहार एक नया बिहार आप बना सकते थे। बिहार के पलायन रोकने में आप इतिहास के वह वोटर हो सकते थे, वह मतदाता हो सकते थे, वह सहयोगी हो सकते थे जिसकी अपेक्षा प्रशांत किशोर ने की थी आपसे। लेकिन आपने जिस तरह से धोखा दिया, आप उनके रैलियों में शामिल हुए लेकिन वोट नहीं दिया बहुत हद तक। आखिर क्यों? क्या आप चाहते थे कि जनसुराज की ऐसी स्थिति हो जाए? चलिए, ये तो बिहार के लिए है, क्योंकि जो अभी तक वहां का मीडिया चिल्ला रहा था लगातार। लेकिन वाकई में क्या ऐसी स्थिति है? ये सवाल सबके जेहन में है। वोट हमने दिया है, ग्रामीण स्तर का हर युवा यह कह रहा है कि हमने जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ करके वोट किया है पीके को। लेकिन मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? आंकड़े क्या गलत नहीं होते हैं? जो सर्वे दिखाए जाते हैं क्या वो वाकई में ठीक होते हैं? कितनी ही बार सर्वे गलत हो गए। मीडिया ने पीके को
जो कवरेज देनी चाहिए थी वो कभी दी ही नहीं। जो कवरेज मीडिया को देनी चाहिए थी वो मीडिया ने नहीं दी। मेन स्ट्रीम मीडिया उनको इग्नोर करती रही, वो तो जबरदस्ती का उनको लाते रहे। जब देखा कि इतना क्रेज है, जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद है ना, जंजीर वाला, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है। तो जो पीके बिहार के अंदर आकर के लगातार बातचीत कर रहे थे बदलाव की, और बिहार के लोग भी शायद झूठ या सही लेकिन मन में चाह रहे थे कि बदलाव हो जाए। लेकिन बदलाव रजाई के अंदर मुंह डाल के हाथ में कैमरा पकड़ के अंदर जयसुराज लिखने से नहीं होता है। बदलाव के लिए अंगूठे का इस्तेमाल करना पड़ता है, बटन दबानी पड़ती है, तब जाके होता है बदलाव। बदलाव घर बैठ करके नहीं होता है, बदलाव सोशल मीडिया पर नहीं होता है। बदलाव के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ता है, और वो आपको एक नेता ऐसा मिला था, एक ऐसा लीडर आपको मिला था। लेकिन बिहार से एक सवाल है कि कहीं इसका खामियाजा पूरे देश को तो नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या आपने एक अच्छा लीडर खो दिया है? ये आपके मन में भी रहेगा। जब भी विपक्ष के लोग हारते हैं तो वो लगातार ईवीएम पर निशाना साधते हैं। जनसुराज पार्टी के लीडर ने ईवीएम पर कोई निशाना नहीं साधा। वोट को लेकर के भी कोई सवाल नहीं किया कि जो भी एसआईआर कर रहा है वो ठीक ही कर रहा होगा। कुछ लोगों ने कहा कि वो बी टीम है, कुछ लोगों ने कहा कि वो ये टीम है, बहुत सारे आरोप भी चले। लेकिन उस व्यक्ति ने सरनेम बिना लगाए सभी को एक साथ संगठित किया और सभी को जो है जोड़ा और सभी को एक साथ लेकर के जो है चला। यहाँ पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, उनकी कमेंट भी पढ़ लेते हैं। स्टार आज सीरीज लिख रहे हैं, बिहार का जनता सुधरना ही नहीं चाहता है। 14 नवंबर को पता चलेगा, 14 नवंबर को तय होगा कि वाकई में बिहार सुधरना चाहता है कि नहीं। वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, खुश है कि हम मजदूरी में खुश हैं, हम मजदूरी से ऊपर सोचते ही नहीं। हमारे साथ में मैथ एक्सप्रेस लिखते हैं, यहाँ की जनता को कुछ समझ नहीं आता है। फिर आईएएस आईपीएस कैसे देता है बिहार? बिहार कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। बिहार के अंदर खान सर से लेकर के तमाम राजनेता ये क्यों चुप है? आखिर इन्होंने क्यों नहीं बताया कि बिहार के अंदर बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है? बिहार क्यों सुधार नहीं लाना चाहता? क्या वाकई में वहां पर जाति और धर्म के आधार पर अभी भी वोट पड़ रहे हैं? बिहार के लोग संकीर्ण सोच, जातिवादी बोझा तले लाचारी में जीने के आदी है नहीं, सोच सुधारने वाले लोग। 14 नवंबर शायद बिहार के इतिहास में बिहार की आजादी तय होती कि 14 नवंबर 2025 को बिहार को गुंडाराज से, आतंकवाद से, इन तमाम चीजों से जो है मुक्ति मिली है। बिहार अब एक नई इबारत लिखने जा रहा है, बिहार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, बिहार एक नए रास्ते पर जा रहा है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आंकड़ों और सर्वों पर अभी भी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अभी भी दिल से चाह रहा हूं कि शायद जनसुराज आ जाए और जनसुराज ही आए। हाँ, जितेश कुमार जी लिख रहे हैं कि लास्ट में 10,000 खेल खराब कर दिया। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब कहते हैं कि एक तरफा वोट पड़ता है, बूथ भी चोरी हुआ करता था, बूथ लूट लिया करते थे, तो उस समय क्या होता था? उस समय बूथ जब लूटे जाते थे, तब भी जब नीतीश को बनाने का विचार जनता मन में लाई तो बना दिया। कोई भी हम नहीं थी, बूथ लूटे गए, चोरियां हुई, गुंडागर्दी हुई, आतंकवाद फैला, सब हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उठा करके लालू प्रसाद यादव को एक तरफ फेंक दिया और उसके बाद से नीतीश कुमार को ही लगातार चुना। ईवीएम में चाहे जितनी गड़बड़ी हो, चाहे जितने 10,000 रुपए आए, लेकिन जिस दिन जनता यह मूड बना लेगी कि हमको बदलाव ही करना है, तो फिर पंजाब की तरह झाड़ू चलेगा, दिल्ली की तरह झाड़ू चलेगा और सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो सीएम रैंक के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही नहीं, जो स्वयं मुख्यमंत्री कई बार रहे, कैप्टन साहब जैसे लोग भी फिर उस जो है आंधी में बह जाते हैं, तिनके की तरह पता ही नहीं चलता है। ऐसा भी हो सकता है। साथ में हमारे 99 टेक्निकल जी लिखते हैं, शर्म है मुझे जो जनसुराज पार्टी को वोट नहीं दिए लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, वोट दिया है लोगों ने और बहुत ताकत के साथ में दिया है, क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिया होता तो जनसुराज आज लोग याद नहीं कर रहे होते, क्योंकि जनसुराज एक तीसरा विकल्प ही नहीं, एकमात्र विकल्प जो है बना था
बिहार के अंदर, बिहार को बहुत आगे ले जाने के लिए। उन्होंने सीटें भी ऐसी जो है वितरित की थी, उन्होंने जो टिकट वितरण किया था वो भी बहुत लाजवाब था, और उसमें जितने भी लोग निकल के आएंगे, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री अपनी दम पर मुख्यमंत्री नहीं बनता तो वो अपनी तरह से काम नहीं कर पाता, जनता के मूड के हिसाब से, जनता की सहूलियत के हिसाब से काम नहीं कर पाता। फिर उसे काम करना पड़ता है जिसके सहयोग से उसने सरकार बनाई होती है, जिसके सहयोग से वो सरकार चला रहा होता है, उसकी बात माननी वो होती है। क्योंकि यदि बात नहीं मानी जाएगी तो उसके बाद में यदि ऐसा नहीं करता है तो वो चुनाव हार जाएगा, सॉरी उसकी जो है सरकार चली जाएगी, और सरकार यदि एक बार चली गई तो वो फिर क्या ही कर पाएगा। तो जब भी किसी को जनता जितवाए, मेरा मानना है कि कम से कम बीच में नहीं लटकाए, क्योंकि जब लटका हुआ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो फिर वो एक्सीडेंटल ही पीएम या सीएम बन सकता है। पूर्ण रूप से सत्ता दी जानी चाहिए। गठबंधन जैसी चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में गठबंधन खत्म कर देना चाहिए। क्यों गठबंधन हो? लोग कितनी मेहनत से वोट देते हैं, एक पार्टी जिसके 30 आए कैंडिडेट, एक पार्टी जिसके 40 आ गए या 50 आ गए, अब एक पार्टी जिसके 60 आ गए। अब 60 वाला बनना चाहिए, लेकिन यदि 50 और 30 वाले एक साथ में मिल जाते हैं तो वो उससे ज्यादा हो जाता है, 70-80 तक पहुंच जाता है। तो यही वजह है कि जिसकी टिकटें ज्यादा हैं वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। गठबंधन और विचारधारा एक साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए। ये राजनीति में गंदगी है, ये हटना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जनता एक पार्टी को जब चुन रही है, एक तरफा वोट कर रही है, तो केवल वही पार्टी रहेगी। ये राजनीति में जो ये गंदगी है, जो गठबंधन वाली, ये हट जानी चाहिए कि नहीं गठबंधन कर लीजिए, सरकार बना लेते हैं और हम कमाते हैं दबा के। फिर दो लोग एक साथ कैसे आ सकते हैं? जो जिसकी सीटें कम हैं वो कम में ही बैठे, लेकिन वो विपक्ष का चेहरा दूसरा प्रमुख बन सकता है, लेकिन सरकार बनाने में कोई सहयोग नहीं होना चाहिए। ये गंदगी यदि हट जाए भारत के लोकतंत्र से तो बहुत ही क्लियर तस्वीर हो जाएगी, बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि कोई गठबंधन नहीं हो पाएगा गलत पार्टियों का भी। अब जान लेते हैं कि बाकी के लोग भी कमेंट क्या कर रहे हैं। रवि भूषण जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया हूं, जनसुराज चाहिए बिहार को। अब देखना है कि रिजल्ट आता है। मैं तो पक्का जनसुराजी हूं और मेरा फैमिली गया टाउन 230 का वोट जनसुराज पार्टी को दिया है। जनसुराज को लेकर के वाकई में पहली बार जो बिहार ने विकल्प देखा था वो जनसुराज बना, क्योंकि यहीं से गांधी जी भी उठे थे। आजादी का आंदोलन, अब बिहार की आजादी की बारी है, भारत की तो हो गई है। जनसुराज सरकार आनी चाहिए बिहार में, ये सभी चाहते हैं। राहुल गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार लड़ रहे हैं जनसुराज के लिए, आपके बिहार के लिए। तो आप हम सहयोग की ज्यादा अपेक्षा नहीं करते, बस इतनी अपेक्षा करते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है। 14 नवंबर से असल परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि सीटें तो आएंगी और बड़ी संख्या में आएंगी। जनसुराज शायद संपूर्ण उससे आ जाए, किसी का समर्थन लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। और यदि सीएम बनता है जनसुराज पार्टी का तो उसके लिए बिहार को अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। लेकिन बस इतना ही कहूंगा, यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब अगली बार लाइव करें और हम अगली बार आए तो कुछ नए मुद्दों के साथ में, क्योंकि ये लड़ाई तो अभी शुरुआत है, ये पहला कदम है जनसुराज का। जनसुराज अभी हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। 75 साल तो बिहार ने झेला है, जनसुराज इतनी जल्दी कैसे चला जाएगा? यदि हार भी गया तब भी जनसुराज रहेगा। जनसुराज कहीं जाने वाला नहीं है। पहली बार में अचानक से पार्टी जितना प्रतिशत ला रही है या जितना प्रतिशत लाएगी, इतना पहली बार में भारतीय जनता पार्टी भी कभी नहीं लाई थी। जब पहली नई पार्टी बनी थी, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तब भी नहीं ला पाई थी। सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं जनसुराज ही जीतेगी। पीयूष गेमिंग 99 पीके, तो अब पीके यदि आता है, सौरभ जी लिख रहे हैं कि जनसुराज ही जीतेगी। आप सबका विश्वास वो जीतेगा। जनसुराज शायद ही जीते या हारे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर कहूंगा 10,000 से
पुष्कर ठाकुर जी लिख रहे हैं 10,000 से और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से ज्यादा गड़बड़ हुआ है। बिल्कुल सही बात है। बिहार जैसे स्टेट में बहुत कुछ संभव है क्योंकि सरकारी सिस्टम, सरकारी तंत्र ये हर जगह मिला हुआ है और सरकार इसका बखूबी इस्तेमाल जानती है क्योंकि वो अभी सत्ता में है ही, तो वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग तो जो है किए ही होंगे निश्चित तौर पर, उसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि दुरुपयोग नहीं हुआ होगा। चुनाव में 100% दुरुपयोग हुआ ही है। सौरभ जी लिख रहे हैं कि जनसुराज जीतेगा भाई, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल टेंशन नहीं है और ये जीत बिहार के अंदर जनसुराज यदि जो है अच्छी सीटों के साथ में आता है, बिना जनसुराज के सरकार चलाना संभव ही नहीं है बिहार के अंदर। जीत हार तो एक अलग विषय है, लेकिन ये बिहार के लिए अग्नि परीक्षा है। जैसे माता सीता ने दी थी ना अग्नि परीक्षा, कितने महीने रही रावण के पास, तो उसके बाद में जब अग्नि परीक्षा की बात आई तो देनी पड़ी। बिहार की फिर एक बार अग्नि परीक्षा है कि 75 साल तक आपका दोहन होता रहा। भाई आपका वो उतना एरिया जो बिहार भर का है वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। वहां फैक्ट्रियां लगी ना, वही अवैध वाली, कट्टे की, तमंचे की, लेकिन वहां फैक्ट्रियां चाहिए थी, उन्हें किसी ने नहीं लगवाया। तो ये जो अग्नि परीक्षा है वो बिहार की थी, इस बार बिहार को दिखाना था क्योंकि जो जनसुराज को करना था वो उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत ईमानदारी से जो है काम उन्होंने किया। प्रमोद पाल जी लिख रहे हैं जनसुराज विल विन। क्या बात है, जबरदस्त, बधाई हो आपको। हाँ, सौरभ कुमार जी बस इंडस्ट्री लगाओ। ये एक जो केवल इंडस्ट्री लगाना ये लक्ष्य नहीं है। रवि भूषण जी लिख रहे हैं जी बिल्कुल, लेकिन जो सबसे बड़ी शिकायत है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो कोई कवरेज नहीं दी, उनको लेकर के लगातार अभी भी निगेटिव जो है खबरें चला रहे हैं। अभी भी जनसुराज को एक तरफ साइड लाइन कर रहे हैं, जहां 4 फोटो आ रही हैं वहां जनसुराज जो प्रमुख हैं उनकी तस्वीर भी गायब कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से हटाया जा रहा है। एग्जिट पोल पर तो विश्वास है ही नहीं पवन ठाकुर जी। एग्जिट पोल पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जिट पोल हर जगह काम करे या ना करे, लेकिन बिहार में तो नहीं करता है। ये तो कम से कम तय हो ही गया है, पिछले चुनावों से देख लिया है पूरे बिहार ने, और बिहार लगातार देख रहा है कि एग्जिट पोल जो है बिहार में आके, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो जाए, ईश्वर ना करे, जनसुराज से जो अपेक्षा नहीं की है, अगर ऐसा कहीं कुछ हो गया तो मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो है केवल ये बिहार का ही फ्यूचर निर्भर नहीं है, लोग पीके से अपेक्षा भारत के लिए भी करेंगे, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए और जिस मिशन को लेके वो चल रहे थे, गलत रास्तों पर गए तो शायद उनका जो होना था वो हुआ, उन्होंने गलत तरह से पैसा कमाया, क्या उन्होंने किया। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि विश्वास बनाए रखिए, जमाए रखिए। 14 नवंबर का इंतजार है। एग्जिट पोल पर कोई विश्वास नहीं करना है। एग्जिट पोल को लेकर के यही लोग जो जीरो दिखा रहे हैं, 5 से कम सीटें दिखा रहे हैं, 10 से कम सीटें दिखा रहे हैं, यही लोग थप्पड़ और लात जूते खाने वाले हैं। ये मीडिया बिकाऊ है, इनको 5,000 रुपए दे दीजिए और फिर चाहे किसी की गुलामी करवा लीजिए, जय जयकार करते रहेंगे। और इतनी ढीठ और बेशर्म है कि उसके बाद अपनी गलती भी नहीं मानते। कल का मैं समाचार बता रहा हूँ, धर्मेंद्र की मौत को लेकर के जो है एक खबर आज तक से लेकर के तमाम जो है न्यूज चैनल चला देते हैं कि आपके पास विश्वसनीय सूत्र नहीं थे। धर्मेंद्र जो भारतीय अभिनेता हैं और उनको लेकर के इतनी वाहियात, इतना मजाक, भद्दा मजाक मीडिया कैसे कर सकती है। तो आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी खबर उनकी झूठ हो सकती है तो बहुत कुछ हो सकता है। मीडिया टेबल रिपोर्टिंग आज कर रही है, जितनी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया वो टेबल रिपोर्टिंग, मतलब उनको कुछ सुनने को मिला, वो भी लग रहा है कि जो लोगों को बताया जा रहा है कि आप जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत चलाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर विश्वास मत कीजिए। तो अंजना ओम कश्यप जी के हाथ में भी मोबाइल शायद रहता होगा, कहीं से कोई खबर चली और उन्होंने देखा, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, अरे ये घटना हो गई, ठीक है फटाफट चला दीजिए, टीआरपी इसी से आएगी, क्योंकि ये खबर आई है तुरंत कॉपी करनी है और तुरंत फटाक से चला देनी है उसको, मतलब कोई उसका जो है वेरिफिकेशन नहीं करना। ठीक वैसे ही एग्जिट पोल को लेकर के भी पैसा लिया है तो गुलामी तो करनी पड़ेगी, बजानी पड़ेगी, लेकिन मीडिया जो मेन स्ट्रीम की है उसको वाकई में क्या बिहार माफ करेगा, बिहार की जनता माफ करेगी, इसको लेकर के सवाल उठते रहेंगे। बिहार के लोग वैसे तो माफ कर ही देते हैं,
क्योंकि उन्होंने लालू को माफ कर दिया, उन्होंने नीतीश को भी माफ कर दिया। जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं चालू करवाऊंगा और चालू नहीं करवा पाए। बोले अगली बार चीनी यहीं की खाऊंगा, चाय यहीं बनाऊंगा, चाय यहीं पीऊंगा, नहीं पी पाए। 5 साल गुजर गए और फिर कहे कि नहीं, मिल तो इस बार चाय तो हमने पीनी है, चीनी यहीं की हमने खानी है और लेके यहीं से हमने घर को जानी है। तो इस बार देखते हैं कि बिहार के लोग जो मार पीट करके जो भगाए जा रहे थे पंजाब से, हर जगह से, ये गाली जो दी जा रही थी इनको, क्या वाकई में पलायन से रोकना चाहते हैं या पूरी दुनिया में ठीक वैसी ही गालियां जो है खुद तो खा ही रहे, दूसरों को भी खिला रहे। तो ऐसे बिहार के लोग जो बिहार को उसी स्थिति में रखना चाहते हैं कि बिहार में बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। जनसुराज के अंदर जितनी भी टिकटें जो बांटी गई थी, हमारे जो लोग जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन और आग्रह भी करूंगा कि क्या आपके जो आसपास जो प्रत्याशी थे वो क्या भूमिका बांधने में सफल हुए? क्या वाकई में जितनी मेहनत अकेले पीके कर रहे थे, उनकी मेहनत में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? क्या वो मेहनत में कहीं सफल नहीं हो पाए? या जिस तरह का जनता का विश्वास था, क्योंकि वैसे तो जनता चेहरा ही देखती है, जैसे नरेंद्र मोदी की लहर थी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा जा रहा था, वो भी लहर पीके की वजह से ही बनी थी। तो जब पीके का ये तो अपना खुद का उनका चुनाव था, प्रशांत किशोर वो चाणक्य हैं जिन्होंने इस देश को एक प्रधानमंत्री दिया, मतलब एक चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। इस देश को कई मुख्यमंत्री दिए, कई सांसद और जो है विधायकों की तो बात ही मत कीजिए, कितने दिए होंगे, कई मुख्यमंत्री इस देश को दिए। लेकिन इस बार बिहार के अंदर जाकर के बिहार का चंद्रगुप्त मौर्य चुनना, कौन बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो 14 नवंबर के बाद पता चलेगा कि जनसुराज को कितने लोग प्यार करते हैं और जनसुराज को लेकर के क्या वहां पर बातचीत होती है। जनसुराज को लेकर के वाकई में युवाओं के मन में जोश था, जोश है, लेकिन वोटों का सही से इस्तेमाल वहां पर उन्होंने यदि किया है, वोट डाला है तो दिखेगा भी। लेकिन जो पैसा चला है, जो बांटा गया है, गुमराह किया गया है, वो भी बिल्कुल लगातार जो है वो देखा जा रहा है। तो इसी के साथ अब आप सभी लोगों से हम विदाई लेते हैं। हमारा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख पाएं और सुन पाएं। बाकी जो प्रेस वार्ता है उसे आप सुने, क्योंकि अब प्रेस वार्ता में वो आगे क्या कह रहे हैं इसको आप सुन पाएंगे। जो पीके की अधूरी प्रेस वार्ता के बीच में मैं आ गया था, इसे आप सुनिए प्लीज। पेपर पे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता, मासिक भत्ता देने की 2015 में ये योजना बनाई गई थी। 7 निश्चय का ये पहला निश्चय था कि 18 साल से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को प्रति माह 1000 रुपया सरकार की ओर से मिलेगा। अभी तक इसका मुझे ना कोई लाभार्थी मिला, ना ये योजना शुरू हुई, ना कोई इसके बारे में जानता है, ना कोई इसके बारे में बात करता है। पत्रकार बंधु लोग भी इस पर कोई सवाल भी नहीं करते। कोई चार्ट्स नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टूल्स नहीं, प्योरली मैथमेटिकल। दूसरी जो बड़ी योजना थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना। चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि बनाते समय हम खुद 15 में उसमें शामिल थे। 2015 में यह परिकल्पना की गई कि 12वीं के बाद जो लोग मजदूरी करने जाते हैं वो मजदूरी न करके पढ़ाई करें, इसके लिए